स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार वीकेंड सेशन आपके लिए चल रहा है, आखिरी 1.5 घंटा, और आज के सेशन में अच्छी बात है कि कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी है, बट एक रेंज में भरपूर वॉलेटिलिटी आप सुबह से बनते हुए देख रहे हैं। बाजार डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस तरफ रहना है, उतार चढ़ाव काफ़ी बड़ा हो रहा है, और इस बीच आपका विक्स एक्चुअली 2.5% गिरा है, बट बहुत ही चॉपी सेशन रहा है बाजार के लिए। मंथली एक्सपायरी पर हमारी नज़र है। बॉन्ड मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर आई थी, उसकी वजह से करेंसी और बॉन्ड साथ ही इक्विटीज़ में बड़ा एक्शन बना हुआ है। बैंक्स आपके फोकस में है, मिड और स्मॉल कैप की भी आपकी अलग ही चाल बनी है। तो ये पूरा हफ्ता तो आपके लिए खराब रहा है। क्या आखिरी दिन आप थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा सकते हैं, हल्का पुल बैक रहेगा, या फिर इसी वॉलेटिलिटी में आपको काम करना पड़ेगा? इसी पर है हमारा खास फोकस। हमारे मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। अनिल जी भी थोड़ी देर में अपनी स्ट्रैटेजी और डेटा रीडिंग आपको बताएंगे। आइए उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है उस पर कर लेते हैं फोकस। अब ऊपर से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 100 अंक नीचे है, बट अदरवाइज कुछ ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं हो रही है। आज 19,700 पर है, चौपी है, वॉलेटाइल है इस समय यहाँ पर कारोबार। HDFC बैंक यहाँ पर आपको दबाव दिख रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा एक्शन पॉजिटिव उतना नहीं दिख रहा है जितना बाकी बैंक्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। बट हाँ, 44,750 पर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। PSU बैंक्स में जबरदस्त तेजी आ रही है, 3% ऊपर है आपका PSU बैंकिंग इंडेक्स। सारे PSU बैंक्स दौड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडेक्स में उनकी इतनी बड़ी वेटेज नहीं है, इसलिए ओवरऑल इंडेक्स को उतना ज्यादा ऊपर नहीं खींच पा रहे हैं, बट PSU बैंक्स में शानदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है बॉन्ड मार्केट की खबर की वजह से। फार्मा जो पिछले कुछ दिनों से अच्छी खरीदारी दिखा रहा था, अच्छा रोटेशन दिखा रहा था, आज यहां पर आपके लिए मुनाफा वसूली आई है। बड़ी डील के बाद ग्लेनमार्क फिसला है, बट अक्रॉस फार्मा आज आपको गिरावट दिखेगी। इंडेक्स भी 1.5% नीचे है। और ग्लोबल मार्केट्स जहां पर भी इस पूरे हफ्ते हमने दबाव देखा है, स्पेशली फेड पॉलिसी के बाद, वहां पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी फ्यूचर्स डाउ इस समय एकदम फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़े ऊपर हैं, यूरोप में मिला जुला कारोबार हो रहा है। तो वीकेंड के लिए हैं हम तैयार। उससे पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ी चॉपीनेस का करना है हमें फेस। स्टॉक्स यहां पर आपको भरपूर एक्शन दिख रहा है। कई सारे इवेंट्स भी हैं जो आने वाले दिनों में बाजार के मूड माहौल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आइए थोड़े खबरें और थोड़े इवेंट्स दोनों जानते हैं हमारी टीम के साथ। नुपुर और अरमान दोनों हैं तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून। बताएं आने वाले दिनों के लिए कौन से रहेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आज के इवेंट्स बता देती हूँ। MMTC के आज नतीजे आने वाले, तो ये स्टॉक फोकस में। साथ ही ब्लू स्टार और कर्नाटका बैंक दोनों की बोर्ड बैठक आज है। ब्लू स्टार में QIP के जो इश्यू प्राइस है उस पर आज विचार होगा, इसका अनाउंसमेंट आएगा। साथ ही साथ कर्नाटका बैंक जहाँ पे फंड जुटाने पर बैंक की तरफ से बोर्ड बैठक है, तो ये स्टॉक भी फोकस में। IPO मार्केट का अपडेट, सिग्नेचर ग्लोबल जिसका IPO आज बंद होने वाला है, साइज देखेंगे तो 730 करोड़ के आसपास के। साइंस सिल्क का भी आज आखिरी दिन है, आज ये IPO बंद हो जाएगा। इसका इशू साइज देखेंगे तो 1200 करोड़ के आसपास का, और 600 करोड़ OFS यहाँ पर है। कल के इवेंट्स में कैश में EKI एनर्जी सर्विसेज के नतीजे आने वाले, तो ये स्टॉक फोकस में आ जाएगा। 25% इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो जो है वो रिलीज करने वाले बैंक्स RBI की तरफ से, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ रहेगी नजर। SJVN पे रखनी है नजर, क्योंकि बोर्ड बैठक के फंड जुटाने पर यहाँ पे फोकस में रहने वाला है ये स्टॉक। श्री रेणुका शुगर्स, जहाँ पे जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है UP बेस्ड, उसको एक्वायर करने के लिए बोर्ड बैठक करने वाली है कंपनी, तो इसका भी जो अनाउंसमेंट होगा वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ एयर इंडिया विस्तारा के जो क्रेडिटर्स है वो वोट करेंगे मर्जर प्रपोजल को लेकर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है एविएशन के लिए, तो यहाँ पे रहेगी नजर। एशियन गेम्स की ओपनिंग भी कल होगी, तो यहाँ भी एंटरटेनमेंट के लिहाज से रहने वाला है इंपॉर्टेंट। संडे के दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड ODI मैच है 1:30 बजे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो एंटरटेनमेंट के लिहाज से आपको रखनी है नज़र पे। सोमवार की बात करें तो कैश में हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी रत्नवे प्रेसिशन इंजीनियरिंग और विष्णु प्रकाश R पुंगलिया का जो IPO है उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा जहाँ पे बोर्ड बैठक है, CMDO बिजनेस को लेकर कंपनी विचार करेगी। इसका अनाउंसमेंट Q1 के जब रिजल्ट्स आए थे तब किया था, उस पर फर्दर जो अनाउंसमेंट है वो आते हुए दिखेगा सोमवार के दिन, तो यहाँ नजर रहने वाली है। शीला फॉर्म जहाँ पे QIP का जो इशू प्राइस है उसके डिस्कशन के लिए बोर्ड बैठक होने वाली है, तो यहाँ रहने वाली नजर। LNT का बायबैक जो 18 तारीख को ओपन हुआ था वो बंद हो जाएगा सोमवार के दिन, टेंडर ऑफर के थ्रू ये किया गया था। सियाराम सिल्क पर भी रहने वाली नजर, क्योंकि इसका भी बायबैक जो ओपन हुआ था वो बायबैक जो है वो ओपन होगा 25 सितंबर को और 3 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा। 720 रुपए का इसका भाव है और टेंडर ऑफर के जरिए ये दिया जाएगा। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट जहाँ पे 50% का जो IPO एंकर लॉक इन है वो ओपन होता हुआ दिखेगा। 30 दिन का जो एंकर लॉक इन है वो ओपन हो जाएगा और इक्विटी
फ्री हो जाएगी, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। IPO अपडेट में JSW इंफ्रा का जो IPO है वो सोमवार के दिन ओपन होते हुए दिखेगा। 27 सितंबर तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड 113 से 119 रुपए की है। इशू साइज देखे तो 2800 करोड़ रुपए का है। अपडेटर सर्विसेज का भी जो IPO है वो भी ओपन होता हुआ दिखेगा। मंडे के दिन 27 तारीख तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखे तो 280 से 300 रुपए की, और साइज इसकी जो है वो है 640 करोड़ की। और एक स्टेट है नेशनल पेरोक्साइड की, जहाँ पे डीमर्जर होने वाला है, उसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा सोमवार के दिन। तो ये है आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स। काफ़ी सारे एक्शन आपके लिए आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में बाजार के लिए। आइए अरमान से जानते हैं कुछ आज की इंपॉर्टेंट खबरें भी। गुड आफ्टरनून अरमान, बताएं। जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले IPO अपडेट्स की अगर आप बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल, जिनका आज डे 3 है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लगभग 3.8 लगभग 4 गुना के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 5 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। NII का हिस्सा देखेंगे 7.5 टाइम्स, और QIB की अगर आप बात करें तो लगभग 2 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। साई सिल्क की बात करें तो उनका भी आज डे 3 जो कि आखिरी दिन है, तो टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें 86% होता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 44%, NII पूरा बढ़ता हुआ दिखा है, 1x होता हुआ दिखा है, और QIB की अगर आप बात करें तो लगभग 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। मनोज वैभव जेम्स, जिनका डे 1 है आज, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 9% का आता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 17%, NII का 2% आता हुआ दिखा है। खबरों में NCC पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी की JV को लगभग 6,300 करोड़ का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जिसमें JV में अगर आप बात करें कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो 51% की है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें ओवरऑल कंपनी को लगभग 3,200 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। स्पाइस जेट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट को 6 महीने की और मोहलत दी है। ये क्रेडिट स्यूज का जो बकाया चुकाने के लिए जो है यहाँ पर वो मोहलत देते हुए दिखे हैं। लक्स इंडस्ट्रीज, कंपनी पर इनकम टैक्स की सर्च आती हुई दिखी है, जिसमें घर और ऑफिस दोनों जगह जो है सर्च होती हुई दिखी है। लुपिन, 101 करोड़ में कंपनी ने नए जो है 5 नए ब्रांड्स जो हैं वो खरीदे हैं, और उसके साथ अगर आप बात करें FY23 में इन सभी ब्रांड्स का सालाना टर्नओवर की अगर आप बात करें तो लगभग 32 करोड़ के आसपास का था। अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें अगर आप बात करें IOB की, जहां पे 95 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे हैं। SGVN, जहां पर 46 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे हैं, और अंत में इंडस टावर की बात करें तो वहाँ पे 25 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए आज की सारी खबरें। एक्शन तो हो रहा है, स्टॉक्स में आपको भरपूर एक्शन दिखेगा, इंडेक्स में ऑफकोर्स आपको चौपटनेस दिख रहा है। तो आइए हमारे सभी मेहमानों से करते हैं बातचीत और देखते हैं उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार में। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, साथ ही विश्वेश जी, हिमांशु गुप्ता साहब, और साथ ही बागले साहब, शरद अवस्थी जी भी हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ चुके हैं। PSU बैंक्स पर ही है फोकस फ्रंट एंड सेंटर। कैनरा बैंक सुबह भी आपको लीडरशिप दिखा रहा था, अभी भी आपको जबरदस्त लीडरशिप दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 6% ऊपर कैनरा बैंक इस समय दिख रहा है, तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ अक्रॉस द बोर्ड PSU स्टॉक्स में आपको बनती हुई दिख रही है। कैनरा, BOB, SBI, PNB, ये सारे काउंटर्स में आपको बढ़िया एक्शन बना हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जो मिड कैप बैंक्स हैं वहाँ पर तो पिछले कुछ दिनों से बढ़िया तेज़ी आई रही है। तो आइए पहले एक बार जरा PSU बैंक्स पर बात कर लेते हैं, और सुबह कैन बैंक पर आपके लिए कॉल भी आते हुए दिखा था। वागले साहब, गुड आफ्टरनून सर। अच्छे मूड में कैन बैंक सुबह के लेवल से थोड़ा और ऊपर आया है, फिलहाल फ्रेश डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। जरा राय दें सर, क्या करना है उस कॉल पर, और आगे के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं? दीपांशु, गुड आफ्टरनून। सुबह में मैंने प्रीएम्प्ट किया था, अभी तो ये कंफर्म है किसी ने सुबह लिया नहीं होगा, या थोड़ा सा चॉपीनेस था मार्केट में तो थोड़ा सा होल्ड किया होगा, तो अभी भी ले ले। अभी आपका स्टॉप लॉस भी 379 का बैठता है, और मुझे 390 का पहला टारगेट जो आज के दिन नहीं आना चाहिए। पोजिशनली मंडे ट्यूसडे को आपको 400 प्लस ये स्टॉक दिखा सकता है, तो क्लियर कट पोजिशनल और मे बी शॉर्ट टर्म बाय है। आप अभी फ्रेश बाय करेंगे मंडे के लिए तो आपका स्टॉप लॉस 378 का होना चाहिए, और टारगेट 400-410। 400-410 के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिखेंगे। बड़ा एक्शन अक्रॉस द बोर्ड PSU बैंक्स में आ रहा है। इनफैक्ट एक बार बैंक्स पर शरद जी से भी राय जाए। शरद जी, गुड आफ्टरनून सर। PSU बैंक्स इस खबर से भी पहले थोड़ा अच्छे एक्शन में थे, फिर बीच में कंसोलिडेशन आया। ऑफ कोर्स ये बॉन्ड मार्केट इंक्लूजन के खबर के बाद तो और बड़ी तेजी आ रही है, स्पेशली PSU बैंक्स जिनके पास बड़ी गवर्नमेंट ट्रेजरीज होती हैं अपनी बुक्स पर। जरा राय दें सर, कैसे अप्रोच करना चाहिए स्पेस को? देखिए, जनरली ये स्पेस काफ़ी डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे जैसे एडवांसेस ग्रोथ अगले 2-3 साल में आते हैं ज़्यादातर बैंक्स में, मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको यहाँ से देखने मिलनी चाहिए।
टॉप बेट्स के हिसाब से बड़े बैंक्स में एसबीआई, और नेक्स्ट लेवल में मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा एक काफ़ी बढ़िया बेट होनी चाहिए यहाँ से। एसबीआई में हम लोग 650 पौने 700 तक के लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे लगता है 270 से 280 रुपए तक के लक्ष्य लेके मैं चल रहा हूँ। ये दोनों बैंक्स में मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। एसेट क्वालिटी लेवल पे भी एसबीआई में तो ठीक ठाक ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा में और इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपको देखने मिले, और ग्रोथ वगैरह काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए। जहाँ तक बैंकिंग इंडेक्स में इंक्लूजन की बात है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के लिए, और ग्रेजुअली जैसे जैसे ये बाकी भी कंपनी, बाकी भी जो इंडेक्सेस हैं वहाँ भी इंक्लूजन होता है, शायद हम एक लॉन्ग टर्म ट्रजेक्टरी की तरफ मूव करेंगे जहाँ रुपया लगातार यूएस डॉलर के अगेंस्ट में अप्रिशिएट करेगा। तो हमें फोकस करना चाहिए उन इंडस्ट्रीज पे जिनको रुपये की अप्रिसिएशन से ज़्यादा फायदा होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक नॉन सेक्टर है जिसको इसका बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए, वाइट गुड्स। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। डायरेक्ट बैंक्स को तो ट्रेजरी इनकम में फायदा होगा ही, बॉन्ड इनफ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बट एज अ कंट्री ये बहुत बड़ी री रेटिंग हो जाएगी हमारी पूरी फाइनेंशियल स्पेस की। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डिसीजन है। बहुत बड़ा डिसीजन है और बढ़िया बात है, फ़ायदा भी होगा, और बैंक्स पर तो आपको रखनी है नज़र। पीएसयू बैंक्स सेक्टर लीडर्स एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ शरद जी जाना चाहेंगे। 600 के लेवल पर आ गया बाय द वे एसबीआई। नज़र रखिए इस काउंटर पर, सुबह से अच्छे मोमेंटम में भी आपको दिख रहा है और ख़रीदारी आ रही है, सेक्टर लीडर्स में भी आ रही है और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स में भी आ रही है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, लेते हैं क्लोजिंग शो का पहला बिगुल, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 238 रुपए 25 पैसे। 238.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पीएफसी के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, पीएफसी के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है। कल भी लोअर लेवल से रिबाउंड था और आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है जिसमें पिछले 4-5 दिनों के हायर लेवल पे पीएफसी आ चुका है। स्टॉक यहां से 8 से 10 रुपए का मूव दिखाने को तैयार है। ऊपर में इसका पहला टारगेट 248 रुपए का, दूसरा टारगेट 251 रुपए का। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 230 रुपए 231 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 230 का स्टॉप लॉस लगा के पीएफसी में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 248 का पहला टारगेट, 251 का दूसरा टारगेट। आरईसी दोनों में आपको बढ़िया एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। दोनों पावर फाइनेंस लेंडर्स आपके लिए करीब करीब 4% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त मूव आ रही है पीएफसी आरईसी दोनों पर, और रखिए नज़र, यहाँ से आपको और एक्शन में बनते हुए भी दिख सकते हैं। ज़बरदस्त मूव आती हुई दिख रही है, और हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी रिसेंटली कई बार रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आए हैं काउंटर्स, दोनों पीएफसी और आरईसी भी। एक बार शरद जी से भी पूछा जाए। शरद जी, वैसे पावर स्टॉक्स तो एक्शन में है, आई थिंक पहले भी इन स्टॉक्स पर आपसे बात हुई है, बट फ्रेश ट्रिगर्स बाजार को दिख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर मूव आ रही है, ये भी थोड़ा बॉन्ड मार्केट का इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पर भी। वाला इम्पैक्ट तो देखिए जनरली अक्रॉस द कंट्री आपको देखने मिलेगा, अक्रॉस सेक्टर्स। फोकस कुछ सेक्टर्स पे ज़्यादा होगा, सिविल इंफ्रा या कोई भी इंफ्रा से रिलेटेड स्पेस है, वहाँ मुझे लगता है काफ़ी बड़ा पिकअप आएगा, और रेटिंग के इम्प्रूवमेंट से ऑब्वियसली इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स पे भी काफ़ी बड़ा फर्क पड़ेगा। और जितनी बड़ी योजना है आज के दिन भारत की रिन्यूएबल पावर और ट्रेडिशनल पावर में एक्सपेंशन को लेके, तो इंटरनेशनल फंड्स अगर एक्वायर करने की आपकी कॉस्टिंग भी कम होती है तो उसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होना चाहिए। और आरईसी पीएफसी में स्पेसिफिकली मुझे लगता है अभी भी हालांकि रनअप देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टीप है, बट दोनों ही स्टॉक शायद फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पे 1 टाइम के भी नीचे हैं अभी भी। और मुझे लगता है ग्रेजुअली जैसे नंबर्स की हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसे जैसे डिस्कॉम्स की इंप्रूवमेंट है, एक हाई पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक्स 1.5 के आसपास के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करने लगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी अभी आपको 30 से 40% अपसाइड इन स्टॉक्स में और मिल सकती है। हालांकि 1 टाइम ट्रेलिंग पे आ गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा वहाँ से एक बार करेक्ट करें, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए। मेरे हिसाब से यहाँ से लेके अगले 20-30% तक आप अपनी आधी पोजीशंस कम कर लें, वो सेंसिबल होगा। ओके, ये है आपके लिए पीएफसी आरईसी। थोड़ा ऊपर की तरफ अपने पोजीशन हल्की भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छी रैली आ गई है, मुनाफा वसूली का आपको अच्छा मौका भी मिल रहा है, बट एक्शन इस स्पेस में आपको बनते हुए दिखेगा। लीडरशिप आ रही है। एक और स्टॉक जहां पर आपको अच्छी मूव आ रही है वो है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स। सुबह भी हमने देखा था इस पर एक स्पाइक आया था, टुवर्ड्स क्लोजिंग एक बढ़िया स्पाइक आ रही है, और वहां से थ्रू द डे इसने अपनी गेन्स होल्ड करी है। बाजार की वॉलेटिलिटी का कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। 11 बजे के आसपास एक बड़ा स्पाइक आया था और अब एक फ्रेश खरीदारी यहाँ पर आपको बनती हुई दिख रही है। विश्वेश जी भी हमारे
हमारे साथ विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार जरा इंडिया सीमेंट्स का चार्ट देखें, अच्छी मूव बनी हुई है, डेज हाई पर है, थ्रू द डे अच्छी गेन्स आई हैं, क्या चल रहा है सर इधर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल स्टॉक एक साइडवेज रेंज में था और साइडवेज रेंज की जो लोअर एंड है वहाँ से रिएक्शन आ रहा है 230। सो अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है तो 230 से 245 तक के मूव हमने एटलीस्ट 2 या 3 बार देखे हैं लास्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में। तो मेरे हिसाब से ये साइडवेज रेंज का लोअर एंड से घूम रहा है। 230 का स्टॉप लॉस से अगर फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना है तो पहला टारगेट 245 का होगा, उसके ऊपर मुझे लगता है वापस रिव्यू लेना चाहिए। बट ओवरऑल कंपेयर टू मार्केट स्ट्रॉन्गर डेफिनेटली है। तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स, इस पर रखें नज़र, अच्छे एक्शन में बना हुआ है। आइए 2:15 का टाइम हो चुका है, वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुराका से बात करने का। नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर। बहुत ही चॉपी ट्रेड रहा है आज बाजार में, बताएं सर क्या करना है इस समय? यहाँ पे देखिए 19,700 की पुट ऑप्शन लेंगे। 19,700 की पुट ऑप्शन आपको 76-77 में मिल रही है और ऊपर बाउंस के बाद हमने ये देखा है कि ऊपर सेलिंग आई है बाउंस पे, तो ऊपर रेसिस्टेंस काफ़ी है और मुझे लग रहा है कि मार्केट में क्लोजिंग में और गिरावट आनी चाहिए। तो 19,700 के पुट जो आप 76-77 में ले रहे हैं, इसका फर्स्ट टारगेट होगा 105 के आसपास। आज का डे हाई 111 है, तो फर्स्ट टारगेट हम 105 के आसपास रख रहे हैं और उसके ऊपर निकलती है तो 115 से 120 के टारगेट होंगे। अब स्टॉप लॉस हमें रखना है इसका 46 रुपीज़ का। हम 76-77 पे ले रहे हैं, 46 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 105 से लेके 115 के बीच में होंगे। 5 से 115 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। निफ्टी की 19,700 की पुट, यहां से थोड़ी वीकनेस आएगी। नितिन जी, बैंक निफ्टी वैसे तो आज इसने होल्ड आउट करा है रिलेटिवली, बट यहां पर भी बहुत वॉलेटिलिटी दिखी है सर। देखिए बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है और वो होल्ड आउट हमें पॉजिटिव दिख रहा है, बट एचडीएफसी बैंक में काफी सेलिंग और एचडीएफसी बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है और अभी जो मार्केट गिरी है टॉप से, उसमें मेन कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का ही है और एचडीएफसी बैंक में ऊपर के लेवल पे मुझे सेलिंग दिखी है और आज ही करीब करीब सेलिंग वो 1550 की रेंज में काफ़ी सेलिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग में जो मैं वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसमें बैंक निफ्टी से सेलिंग आनी चाहिए। बैंक निफ्टी अभी 50 पॉइंट ऊपर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जानी चाहिए, जिसके कारण ही निफ्टी में सेलिंग बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी की भी पुट ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं और बैंक निफ्टी की पुट ऑप्शन एग्जैक्ट मेरे पास अभी प्राइस नहीं है, बट एट द मनी पुट ऑप्शन आप 44,800 की पुट ऑप्शन जो भी प्राइस है आप देख करके लेके चल सकते हैं। बाइंग प्राइस से 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिएगा। पुट में मेरे पास एग्जैक्ट प्राइस नहीं है। 44,800 की पुट ऑप्शन जो भी प्राइस है वहाँ से बाइंग प्राइस से 50-60 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और टारगेट डबल का होगा, यानी आप 50 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे हैं प्रीमियम का, तो आपका टारगेट 100 रुपये नीचे का होगा। अंडरस्टूड सर। तो थोड़ी वीकनेस बैंक निफ्टी में भी दिख रही है, हालांकि बैंक निफ्टी ग्रीन में है, बट एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस है जो यहां से आपको और वीकनेस दिखा सकती है। शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। आइए सुमित जी के पास एक और कॉल है, बिल्कुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 92 रुपए 40 पैसे। 92.40 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट के अंदर एक करेक्शन के बाद अब बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 8 से 10 दिनों में स्टॉक ने एक गिरावट दिखाया और कल और आज स्टॉक एक बाउंस बैक और एक रिबाउंड के संकेत दिखा रहा है। आज की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है जिसमें पिछले 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। श्री दिग्विजय सीमेंट यहां से 3 डिजिट में जाने को तैयार है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 88-89 के पास है, तो 88 का स्टॉप लॉस लगा के श्री दिग्विजय सीमेंट में खरीदारी करें। ऊपर में पहला टारगेट 98 का, दूसरा टारगेट 101 रुपए का, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। 88 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 98 और 101 के टारगेट्स के लिए। 98 और 101 के टारगेट के लिए श्री दिग्विजय सीमेंट, इस पर करके चलिए खरीदारी। ये आ रही है सुमित जी की तरफ से राय। तो सीमेंट स्टॉक्स पर थोड़ी नजर रखिए। अभी इंडिया सीमेंट की हमने बात करी थी, उसके बाद कुछ मिड कैप सीमेंट काउंटर्स जो सुमित जी के रेडार पर आ रहे हैं, वहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है।
बट एक बड़ी डेवलपमेंट है बाजार के लिए। एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले आपको याद होगा सेंसेक्स में एक फ्री ट्रेड हुआ था 67,000 के स्ट्राइक पर। हमने देखा था कुछ अनयूजुअल एक्शन बाजार में आते हुए दिखा था, प्राइस मूवमेंट बहुत ही अनयूजुअल हुआ था टुवर्ड्स क्लोज ऑफ ट्रेड, ये खबर सामने आपको आती हुई दिखी थी। तो ऐसी सिचुएशंस दोबारा ना हो, इसको ठीक करने के लिए बीएसई ने एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है ये कदम और क्या होगा इसका इम्पैक्ट, आइए एक बार समझते हैं। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए क्या निर्णय लिया है बीएसई ने। दीपांशु, जैसे कि आपने समझाया कि भी 67,000 की जो कॉल ऑप्शन थी सेंसेक्स में एक्सपायरी के दिन, इसमें एक फ्री ट्रेड हुआ था, बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था। तो इसके बाद इसके पीछे का कारण पता लगा कि फ्री ट्रेड दरअसल हुआ क्यों है। तब पता चला कि एक ट्रेडर की तरफ से SLM जो ऑर्डर है वो पंच कर दिया गया, तो इसके चलते एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। अब दरअसल अगर आप देखें तो बीएसई ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है कि 9 अक्टूबर के बाद से सभी सेगमेंट्स में, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी, सभी सेगमेंट्स में जो है SLM का ऑर्डर है, इसकी सुविधा बंद कर दी जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2021 में कुछ फ्री ट्रेड्स होने के बाद एनएसई ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया था सितंबर 2021 में प्रिसाइजली, और SLM ऑर्डर को जो है बंद कर दिया। क्योंकि SLM ऑर्डर क्या होता है कि एक बड़े मूवमेंट दे देते हैं। दो तरीके SL ऑर्डर होते हैं आपके पास, एक स्टॉप लॉस लिमिट होता है ट्रेडिशनल जो सबके इस्तेमाल करते हैं, और एक SLM होता है यानी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो दरअसल SLM में क्या होता है कि जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस होगा, अब ट्रिगर प्राइस के बाद वो ऑर्डर सीधे मार्केट पे हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट अवेलेबल भाव होगा, बिड हो या आस्क हो, वट एवर जैसा भी आपका SL ऑर्डर लगाओ, तो वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो बड़े ऑर्डर्स हैं, एल्गो ऑर्डर्स हैं, और खासतौर पर अगर आप देखें तो जैसे बीएसई के ऑप्शंस में अभी कुछ महीनों से एक बड़ा मूवमेंट वॉल्यूम आपको देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो यहाँ पर बड़े स्पर्ट देखने को मिलते हैं, जो बड़े ऊपर नीचे के भाव पर सौदे हो जाते हैं, और इसी के चलते रोकने के लिए जो SLM का फीचर है, अब बीएसई ने भी फाइनली इसे बंद कर दिया है। ओके, तो बड़ा कदम आया है। अब जो ट्रेडिशनल आपका स्टॉप लॉस मेथड है बस वही आप फॉलो कर पाएंगे, SLM के जरिए SLM नहीं हो पाएगा अक्रॉस सेगमेंट्स। चलिए, तो ये कदम आया जो पिछले फ्राइडे को हमने देखा था फ्री ट्रेड, उस जैसे इंस्टेंसेस को रोकने के लिए बड़ा कदम आया है बीएसई की तरफ से। बट बाजार में भी एक्शन भरपूर है। अनिल जी से भी थोड़ा उनकी बाजार पर राय ली जाए। आज सर थोड़ा लेट हो गया, मुझे लगा बाजार के कुछ ज़्यादा ही डिटेल एनालिसिस हो रही थी सब बाजार के डेटा। नहीं, आपने याद ही नहीं किया। अच्छा मार्केट होता तो मैं खुद ही आ जाता हूँ, खराब मार्केट होता तो मुझे लगता है आराम से चलता हूँ। 3:30 बजे तक तो बैठना ही है। वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, वैसे भी कुछ खास हो नहीं रहा। नहीं, लेकिन दीप, जो एक तरफा गिरावट हुई इस हफ्ते में, और एक आज के सेशन में अगर पॉजिटिव देखने जाएं तो ये कि कहीं तो गिरावट रुकने का थोड़ा पहला संकेत आया, थोड़ी कहीं तो बाइंग आई है। और वैसे देखा जाए, टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर समय आप हरे में रहे, लाल में कम रहे। यस सर, करेक्ट। और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की, क्योंकि आपको ये तो पता ही है गिरावट की शुरुआत बैंक निफ्टी करता है, गिरावट का खत्म भी पहले बैंक निफ्टी से होता दिखा। तो उस लिहाज से संकेत उतने बुरे नहीं है। अब ये तो अच्छी बात होगी। खराब बात क्या है? खराब बात है कि आप उठ नहीं पा रहे। जैसे उठने की कोशिश करते हैं, थप्पड़ पड़ती है, वापस से नीचे आ जाते हैं, है ना। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, एकदम परफेक्ट लेवल से वापस घूम रहे हो। 19,800 चलो सप्लाई बिल्कुल एग्जैक्टली पहले रुकावट वाले लेवल। 45,000 स्टॉप लॉस इंटरडे क्लोजिंग। हाई कितना है? 44,996। और कितना पास आ सकता है? मतलब एग्जैक्टली वहीं से घूम रहा है मार्केट। तो जो और 19,800 से रुकावट शुरू होती है, हाई क्या है? 19,798। परफेक्ट मार्केट है दोनों तरफ का। सप्लाई भी आपको सही लेवल से आ रही है, सपोर्ट भी धीमे धीमे ले रहा है, हल्का फुल्का खरीदारी का माहौल है। अब आपको चाहिए, अगर ग्लोबल सपोर्ट मिला तो थोड़ा बहुत आप रुकेंगे। अब यहाँ से क्या, अब आप नीचे सपोर्ट जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। 19,600 के नीचे या उसके आसपास से आपका सपोर्ट शुरू हो जाता है, करेक्ट। सो आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थोड़ा इंतजार करते हैं, वेट एंड वॉच। हल्के ही रहें। आज नहीं गिर रहे हैं इसलिए बहुत मतलब कॉलर ऊंची नहीं करने का, एकदम वैसा कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाएगा, हो गया सब कुछ खराब हो गया, जितना होना था होगा, अब तो हम ऊपर ही जाएंगे, जरूर, ठीक है। और दूसरी तरफ आप मंदी के मूड में, तो भी आपको ये ध्यान रखना है हर कहीं नहीं बेचना है। अब आपको ब्रेकडाउन में नहीं, उछाल में बेचना है, रुकावट के लेवल पे बेचना है। तो थोड़ा सा अपनी ट्रेड की पोजीशनिंग आपको वैसे करने की, सही लेवल की एंट्री एग्जिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन तेज गिरावट वाला मामला खत्म हो गया, 2-3 दिन 2-4 हफ्ते जो जल्दी से बढ़ना था। सो अब आप वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज़्यादा रहेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे। मुझे लगता है कि अब यहाँ से अगले हफ्ते के लिए दीप जो है, जब तक मंथली एक्सपायरी आपकी खत्म होती है, तब तक थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेशन ये होने की संभावना ज़्यादा है। प्राइस वाइज रिस्ट्रिक्शन शायद बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप सपोर्ट रेंज के आसपास आ रहे हैं, और उछाल भी ज़्यादा ना बने क्योंकि ग्लोबल और एफआईज का सपोर्ट नहीं है। लेकिन
इस बीच आप थोड़ा इन लेवल्स के आसपास टाइम बिताएंगे, 200 पॉइंट इधर, 200 पॉइंट उधर निफ्टी पे, 500-700 पॉइंट इधर उधर बैंक निफ्टी पे, और इसी रेंज में रहेंगे। इस रेंज में आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर करना है फोकस। थोड़ा फिर से स्टॉक्स पे आ जाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है। आज वैसे भी वीकेंड सेशन है, इस तरह के माहौल में कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाने के लोग मूड में है नहीं। मंडे की मंडे देखी जाएगी। डाउ फ्यूचर्स भी कुछ डायरेक्शन दे नहीं रहे, 11 पॉइंट नीचे, नेस्डैक फ्यूचर 50 इसलिए नीचे के 2 दिन से 200 घट चुके हैं। सो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, आराम से बैठिए। चलिए ठीक है, डेटा भी आपसे अभी समझेंगे थोड़ी। डेटा बस में तैयार, चॉपी नेचर बहुत है, मतलब आपके बात करते करते 100 पॉइंट अप मूव आया बैंक निफ्टी में। ओह, ऊपर आ गया, बात करते करते 100 पॉइंट ऊपर आया बैंक निफ्टी, तो वो वॉलेटिलिटी थोड़ी दे दो मुझे क्रेडिट, आई एम रेडी टू टेक इट। चलो, मेरे आने से कुछ चीज़ अच्छी होती तो बहुत अच्छी बात है, मैं पहले आ जाता 15 मिनट। तो और भी अच्छा हो जाता है बाजार में। चलिए नज़र रखेंगे, थोड़ा चॉपी ट्रेड है। अनिल जी अभी थोड़ा डेटा भी पढ़ के हमें समझाएंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस बाजार में। इस बीच टेक महिंद्रा पर रखिएगा नज़र, सुबह भी स्टॉक के बारे में बात करी थी, अभी अभी एक फ्रेश मूव आपको टेक महिंद्रा में बनते हुए दिख रही है, थोड़ा एक्शन इस काउंटर में है। ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेनमार्क लाइफ, जरा एक बार शरद जी से इस डील पर उनकी राय ली जाए। सुबह अनिल जी से भी हम बात कर ही रहे थे, ग्लेनमार्क फार्मा और भी नीचे आया था, 775 तक गया था, वहाँ से थोड़ा रिकवर हुआ है। बट शरद जी कैसे देखना है इस डील डेवलपमेंट को, और स्पेशली फॉर ग्लेनमार्क फार्मा सर, क्या आगे का इम्पैक्ट देखते हैं आप? मैंने बहुत डिटेल में देखा नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, बट एक चार्ट चेक जरूर ग्लेनमार्क फार्मा पर ले लेते हैं। 775 के लो के बाद हिमांशु जी थोड़ा संभल करिए, 799 800 तक ऑलमोस्ट इस समय ट्रेड कर रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा का जरा चार्ट देखें सर। जी दी, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में दी 770 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ऑलमोस्ट आज 775 रुपए के लोज टेस्ट हुए हैं, और जिस तरह से स्टॉक नए इंटरमीडिएट हाई से पहली गिरावट देखने को मिली थी, मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए शायद स्टॉक की जो करेक्शन थी वो पूरी होती हुई नजर आ चुकी है 775 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है कि शायद इन स्तरों से जो आज के लोज हैं, इन स्तरों को जल्दी से स्टॉक ना तोड़े और 775-770 के आसपास वापस से स्टॉक में एक रिबाउंड देखने को मिले। अपसाइड में 825-830 रुपए तक की रिकवरी नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। ओके, 825-830 तक रिकवर हो सकता है, तो कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपको ये आते हुए दिख सकता है। आज का हाई जो है इनफैक्ट 830 का, वहाँ तक आपको जाते हुए ये काउंटर दिख सकता है। बट डील के बाद हमने इसमें प्रेशर देखा है, तो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ काइंड ऑफ स्टोरी इस पर आपको होती हुई दिख रही है। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहाँ पर आपको मूव दिख रहा है। इन्फो एज आज ये फिसला हुआ है, इस पर दबाव बना हुआ है। तो एक बार इन्फो एज के चार्ट पर भी नज़र डालते हैं। सुमित जी जरा देखें सर, इन्फो एज 4300 के लेवल पर 3% नीचे आज बड़ा कटा है सर इसमें। दिवांशु देखिए, मार्केट्स के दबाव के साथ इसके अंदर भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि रिसेंट का लो ब्रेक हुआ है, 4307 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 4325-30 का इसका रिसेंट का स्विंग लो था, अब उसके नीचे ये लग रहा है कि एक बार 4200 या 4150 तक के लेवल इन्फो एज दिखा सकता है। तेजी इसके अंदर बनेगा जब स्टॉक ऊपर में 4400 का लेवल तोड़ेगा। जब तक 4400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, जिसमें 4150 और 4200 तक के लेवल इन्फो एज में देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए इन्फो एज। आज थोड़ा डीप कट इस पर आपको बनते हुए दिख रहा है। ओके, बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक। आज कुणाल जी राकेश जी भी जुड़ जाए तो मुझे बताना है, क्योंकि आज मुझे लगा मैं ही सबसे लेट हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग अच्छा आए हैं। अरे अच्छा, पता ही नहीं चला। बंसल जी आप शो में हैं? अनिल जी, मैंने तो सुबह 2 कॉलें आफ्टरनून शो में निकाली हैं, कुणाल जी ने रिजेक्ट कर दिया, अनिल जी नॉट देयर। अब उन्हें क्या मालूम कि अनिल जी फोन से नहीं एक्चुअल जुड़ जाएंगे और मैं ऑन एयर बोलूंगा अनिल जी काम के मूड में नहीं है कुणाल जी। अनिल जी अच्छा जी, कुणाल जी। अनिल जी, हाँ अनिल जी देखिए, आप तो अनिल जी लेट आए, मैं और राकेश जी जब से वाद विवाद में लगे हुए हैं अनिल जी, तो हमारा झगड़ा तो अनिल जी बिल्कुल नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही चल रहा है। हाँ हाँ, तो अनिल जी हम बिल्कुल मौजूद हैं अनिल जी। मैं तो था ऑफिस में ही था, फ्री भी था, मैं चेक कर रहा था कि मेरी एब्सेंस में ये वहाँ के, क्योंकि सुबह में कोई काम से बाहर निकल गया था, तो सुबह में शो बीच में मुझे छोड़ना पड़ा, तो मैंने सोच लिया था। फिर मेरे मन में आज सब लोग ये सोच के बैठे होंगे, अच्छा अनिल जी 2 बजे नहीं दिख रहे, इसका मतलब होंगे नहीं। तो मैंने कहा इनको सोचने दो, मैं बाद में घुसता हूँ। तुम तब तक तो ये मुझे पता चला कि एक तो हिमांशु जी हैं और दूसरे हैं कुणाल जी राकेश जी, तीसरे हैं वागले साहब, चौथे हैं विश्वेश जी, जिनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया। इनको लगा कि अनिल जी तो है नहीं, तब आ रहा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ और है,
बाकी कभी इतने कॉल्स नहीं देने वाले सुमित जी धड़ाधड़ दे रहे हैं। अच्छा अनिल जी नहीं है, फटाफट दे देते हैं। मौके पे चौका। ये भी मौका ले रहे हैं। जी वागले साहब। अनिल जी, कॉल नहीं देने का कारण मार्केट है, आप नहीं है। क्यों? मार्केट तो खुला है, बंद थोड़ी है। खुला है बट बंद होने के बराबर ही खुला है। बिल्कुल, ये वैसे 12 से 3 से 6 पिक्चर जैसा वाला मामला है, एकदम बिल्कुल ठंडा सा मामला है। चलो बढ़िया है, होगा जब जैसा जैसा एक्शन होगा देखते हैं। बिल्कुल नहीं, बट स्टॉक्स में तो हम देख रहे हैं थोड़ा मूवमेंट है, बट मार्केट सुबह से थोड़ा चॉपी रेंज बाउंड आपको बनने में दिखा है। तो ये जैसे बंसल जी कुणाल जी, बंसल जी छुट्टी पे होते हैं और कुणाल जी अकेले जब भी कुछ काम वाम कर रहे होते हैं तो बंसल जी अपने सूत्रों से सारी खबर लेके आते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई कुणाल जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या किसने क्या किया क्या नहीं किया, वो पूरी खुफिया जानकारी रखते हैं। बंसल जी, मैंने भी आज ऐसी एक खुफिया जानकारी इकट्ठी की, आप कहें तो बताऊं। नहीं अनिल जी, मुझे तो मालूम है, आपको भी पूरा अपडेट मिल जाता है कि मॉर्निंग में किसने कॉल दी, आपका काम कर रहा है। हाँ। ये चीज अनिल जी कुणाल जी को समझ में नहीं आ रही है। और अनिल जी एक और हमारे फ्रेंड है, हाँ। वो कॉल के साथ इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हैं हिंदी चैनल पर, आप नहीं थे तो उन्होंने भी कॉल दी थी। अच्छा। तो अनिल जी सबको देखना चाहिए कि इंग्लिश भी बोल लो, कॉल भी दे लो, खबर पहुंच जाती है आप तक। तो आपने जो अभी भी आरोप लगाया ना कुणाल जी के ऊपर कि कुणाल जी बिल्कुल भी काम करने के मूड में नहीं इस शो में और एकदम मतलब आराम कर रहे हैं वीकेंड सेशन में, बिल्कुल आरोप गलत है। गलत है? हाँ, 100% गलत है। वो सुबह से ही काम करने के मूड में नहीं है। ये अभी की बात कर सुबह से कुछ नहीं किया। तो मुझे पता चला कि खाली एक 10 की कमाई वाली कॉल है ये कुणाल जी जाके। हैव फन, एंजॉय, बढ़िया मजे करो। सुमित जी हैं, चिंता मत करो। सुमित जी हाथ अगला वाला ढूंढो। राइट, हाथ उठाएं। आइए, तब तक सेठी साहब है तैयार, बिगुल के साथ किया जाए उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब, स्वागत है आपका। आज तो 2 देंगे कॉल। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। हाँ, 2 कॉल है अनिल जी आज तो। जी सर, बताइए पहले वाला। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है सानसेरा इंजीनियरिंग, जो अभी 932 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1000 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 915 रुपए का। ये एक भारत की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑटो कंपोनेंट की, और इसके अलावा नॉन ऑटो सेक्टर्स जैसे एरोस्पेस है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, इन सब के लिए भी कॉम्प्लेक्स और हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाती है। 16 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और ये जो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कनेक्टिंग रोड्स बनाती है उसमें वर्ल्ड की टॉप 10 सप्लायर्स में से एक है। 30% से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, 25 देशों में एक्सपोर्ट करती है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, मतलब हर एक सेगमेंट में आप अगर कमर्शियल व्हीकल देखेंगे तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल में मारुति, होंडा, टोयोटा, फिर 2 व्हीलर्स में भी बजाज ऑटो, हार्ले डेविडसन, रॉयल इनफील्ड, सब इनके कस्टमर्स है। और इवन बोइंग को भी कैटर करती है, बोइंग के लिए भी कंपोनेंट्स बनाती है। और हाल ही में कंपनी ने एक सीरियस फोरे किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स के लिए, एक सानसेरा स्वीडन नाम की कंपनी एक्वायर करी है इन्होंने, और एंटी ड्रोन्स के लिए सर्वेलेंस रडार्स भी जो है वो भी बनाती है, और एक हाईटेक कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और एक इनकी एक नई ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बेंगलुरु में फॉर एरोस्पेस डिफेंस के लिए शुरू होने जा रही है, मतलब जिसमें ये एरोस्पेस और डिफेंस के लिए ये फैसिलिटी लगा रहे हैं। और कल एक अनाउंसमेंट था बोइंग के द्वारा, अनिल जी, बोइंग यूएसए के बाहर जो सबसे बड़ी उनकी फैसिलिटी है वो बेंगलुरु में, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कर रही है, स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें इन्होंने 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और उनका ये कहना था कि 10,000 करोड़ के कंपोनेंट्स वो इंडिया से एनुअली सोर्स करेंगे। चूंकि सानसेरा की ऑलरेडी एक बेंगलुरु में एरोस्पेस का इनका प्लांट आ रहा है, प्लस ये ऑलरेडी बोइंग को कैटर करते हैं, तो मुझे लगता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए रहेगी ये फैसिलिटी शुरू होने पे। बाकी कमर्शियल एयरलाइंस भी जिस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं, हमने देखा इंडिगो ने 500 एयरबस A320 का ऑर्डर दिया, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और 10,000 जो नए इलेक्ट्रिक बसेस के लिए जो सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट करा, 57,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया, तो वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस तरह की कंपनी के लिए। सॉलिड फंडामेंटल्स है। जून तिमाही बहुत अच्छी थी, 43 करोड़ का पैट था, 35 करोड़ के सामने पिछले साल। और FISDAs इसमें 55% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें सभी नामी गिरामी नाम है, एक्सिस, कोटक, ICICI प्रू, फिर इवन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो इस तरह की कंपनियां खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 1000, स्टॉप लॉस ऑफ 915।
नाम में सेठी साहब एक और नाम के बारे में पूछना चाहता हूँ। आजकल वो कनाडा पेंशन फंड को नामी गिरामी मानेंगे कि आजकल नहीं मानेंगे? नहीं नामी गिरामी तो है, बट इसमें इन्वेस्टेड नहीं है। होता तो जरूर मैं हाईलाइट करता। नहीं आजकल बड़ा बाजार में काफी चल रहा है कि ये लोग कुछ करेंगे, बट कोई चिंता नहीं है अनिल जी। भारत जिस तरह से ग्रो कर रहा है, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, आना ही पड़ेगा इनको। अरे वाह, क्या बात है। सेठी साहब का जोश देखो, एकदम बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी आज है एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। स्टॉक का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जो अभी 873 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1020 के, स्टॉप लॉस रखना है 850 रुपए का। ये भी एक दमदार क्वालिटी की मिड कैप आईटी कंपनी है, जो कि एंटायर सॉफ्टवेयर सर्विसेज के स्पेक्ट्रम में है, जैसे वर्क फ्लो ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और इमेजिंग, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर इनका एक एन्युटी बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है, जिसके अंतर्गत ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करते हैं और क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। 550 कस्टमर्स है अक्रॉस 73 कंट्रीज, और इनके पास 23 पेटेंट्स हैं इंडिया और यूएस में मिला के, और कई सारे पेटेंट्स है जिनके एप्लीकेशंस इनके पेंडिंग है। बाकी कंपनी का फोकस है डिजिटल लेंडिंग और कोर बैंकिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। और आजकल जो एक बज़वर्ड चल रहा है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पे इस कंपनी ने मेजर फोरे किया है फॉर कंटेंट सर्विसेज, कंटेंट जनरेशन और सर्च ऑप्टिमाइजेशन। तो इस तरह से ये एक हाई ग्रोथ सेक्टर में एक मेजर प्लेयर होने जा रही है। बाकी एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे एबिटा मार्जिन ऑफ अराउंड 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 21%, और इसमें भी एफआईएस डीआईएस भी अच्छे खासे बुलिश है, अराउंड 23.5% ओनरशिप है उनकी, जिसमें गोल्डमैन सैक्स, मलाबार, एचडीएफसी, इसमें भी कनाडा पेंशन फंड नहीं है। हाँ, इसमें मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी तो है, 4.15% हिस्सेदारी एमआईटी की भी है इसमें। तो इस तरह का एक मिड कैप आईटी स्टॉक है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। अपने जो हाईज थे अराउंड 1000 रुपए के आसपास के हाईज थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। अभी ये जो 870 के आसपास के लेवल्स पे 1020 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 850। तो न्यू जेन सॉफ्टवेयर ये है वो स्टॉक जहाँ खरीदारी करने की राय 1020 के टारगेट के लिए यहाँ पर सेठी साहब की तरफ से आती है। धन्यवाद सेठी साहब। और अभी मैंने 2.20 पे ही बताए, तो थोड़े से डेटा में 2.30 की स्ट्रेटेजी को 5-7 मिनट थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ आगे। वैसे डेटा तैयार, डेटा में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तब तक आइए प्राइमरी मार्केट की तरफ करते हैं फोकस। और कई साल बाद सितंबर में आई है आईपीओ की बहार। कितने आईपीओ आए इस महीने और रिकॉर्ड क्या है, जरा डेटा जान लीजिए, समझ लीजिए। अरमान है हमारे साथ तैयार पूरे डेटा लेकर, बताएं। जी सर बिल्कुल। 13 साल के बाद ये जो सितंबर महीना है उसमें सबसे ज्यादा आईपीओ आते हुए दिखे हैं। 13 साल के बाद नहीं, मतलब ये 13 साल में हर साल के सितंबर महीने का, हर साल के सितंबर महीने का, 13 साल में कोई एक सिंगल महीना है? नहीं सर, हर साल के सितंबर महीने का कंपेयर, मतलब 13 साल का बेस्ट सितंबर है, बेस्ट सितंबर आईपीओ के हिसाब से, नंबर ऑफ आईपीओ। ठीक है। इस साल अभी तक, अगर सितंबर महीने में अभी तक 13 आईपीओ जो है वो अगर आप देखें तो लगभग 12 आईपीओ जो है उसमें आप ओवरऑल आ चुके हैं। अब जो पहले आए थे वो 2010 में 16 आईपीओ आए थे। उसके बाद से अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आईपीओ आते हुए दिखे हैं। अब ये तो आईपीओ के कितने आईपीओ आए हैं उसके बारे में बात हुई। अगर आप अमाउंट के वाइज देखें तो अमाउंट के वाइज भी इन 13 सालों में ये दूसरा सबसे हाईएस्ट है, जहां पर इशू साइज जो है टोटल अगर जितने आईपीओ हैं उनका इशू साइज क्लब कर दें तो दूसरा सबसे हाईएस्ट जो है जहां पर इशू साइज आपको आता हुआ दिखा है, जिसमें इस बार 2023 में 11,700 करोड़ के जो है आईपीओ आते हुए दिखे हैं। उससे पहले अगर आप बात करें तो 2017 में 16,680 करोड़ के आसपास के जो थे वहां पर आईपीओ आते हुए दिखे थे। तो नंबर्स के हिसाब से तो 13 साल में हम फर्स्ट पे हैं, जहां पर सिर्फ सितंबर महीने को अगर हर साल का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा जो है आईपीओ आते हुए दिखे हैं। और उसके पहले की जैसा कि अगर आप बात करें, जैसे कुछ साल ऐसे भी थे जहां पे कुछ भी आईपीओ नहीं आया, जिसमें आप 2012 की बात करें या 2013 की बात करें या 2015 की बात करें। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें कि अगर पिछले 5 या 6 या 7 साल की बात करें तो आपको 10 से ज़्यादा या 10 तक भी आईपीओ नहीं आते हुए दिखे। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट में अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली आती हुई दिखी, तो कई सारे आईपीओ सितंबर महीने में आते हुए दिखे। और अमाउंट के हिसाब से भी हम सेकंड हाईएस्ट जो है सितंबर को अगर कंपेयर किया जाए तो इतने आईपीओ आते हुए दिखे। सेकंड हाईएस्ट आईपीओ अमाउंट के हिसाब से, इशू साइज के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट। यस सर, सितंबर में। नंबर ऑफ आईपीओ इज हाईएस्ट सर। तो शरद जी से पूछ लेते हैं। बिल्कुल शरद जी, इसकी कोई खास वजह आप समझते हैं सर?
कोई खास वजह नहीं है। एक तो बाजार थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे है, वो एक बात है, और दूसरा मुझे लगता है कि जनरली अब आपको ये ट्रेंड आगे चल के बढ़ता हुआ ही दिखना चाहिए, क्योंकि हम जो पिछले साल के या पिछले कुछ सालों का डेटा ट्रैक कर रहे हैं, तब हमारा जो मार्केट कैप, अब हमारी जो लेवल थी ग्लोबल स्केल पे, उसके कंपैरिजन में आज हम डिफरेंट लेवल पे हैं, और एक्सेप्टेंस अलग लेवल पे है, हमारा टोटल जो मार्केट कैप है वो एक अलग लेवल पे है, और नंबर ऑफ कंपनीज जो छोटी से उस लेवल तक आ गई हैं जो मेन बोर्ड में आईपीओज वगैरह ला सकें, वो नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे हिसाब से अब ग्रेजुअली पोस्ट कोविड एरा में मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को समझ में भी आने लगा है इक्विटी, और ये तो पेनिट्रेशन लेवल बढ़ने की वजह से भी ये हो रहा है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड आने वाले 7-8 सालों तक तो एटलीस्ट आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलना ही चाहिए, जहां हमारे पास जो नई कंपनीज लिस्टिंग के लिए आए वो ऐड होती हैं। उसके बाद हो सकता है ग्रेजुअली हम जैसे जैसे मैच्योर करें तो हो सकता है कि यूएस स्टाइल में हमको नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स धीरे धीरे कम होते दिखाई दें, बट 10-15 साल के पहले तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ होगा, और ये ट्रेंड चालू रहना चाहिए आने वाले समय में। कुछ नेगेटिव लोग ले सकते हैं कि प्रोमोटर्स अपनी स्टेक बेच रहे, कर रहे, बहुत सारी जगह पे वो सब भी आ रहा है, बट मुझे नहीं लगता उसको उतना निगेटिवली लेना चाहिए। मुझे लगता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एफआईआई का हो, और डोमेस्टिक लेवल पे जो डीआईवाई इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड तरीके से आ रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में, जो पिछले 15-20 सालों से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी ये ट्रेंड चालू रहेगा, और अभी हो सकता है कि यही हाई लग रहा है, बट आने वाले समय में भी यही ट्रेंड आपको चालू मिलना चाहिए। ओके आने वाले दिनों में भी यही ट्रेंड रहना चाहिए। आईपीओ मार्केट बहुत ही गर्म हो रहा है, रोज़ हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ आईपीओ एक्शन रहता है। आज भी आपके लिए 2 लिस्टिंग है, ऑनगोइंग आईपीओज आपके चल रहे हैं। आने वाला हफ्ता भी काफ़ी हैवी रहने वाला है आईपीओज के लिहाज से, तो एक्शन तो यहाँ पर भरपूर है। प्राइमरी मार्केट्स में मूव आ रही है, ये तो बात आपको दिख ही रही है। ऑफ कोर्स सेकेंडरी मार्केट में इस समय आज बहुत ही सुस्त एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक्स में तो अब और थोड़ी नरमी आपको आती हुई दिख रही है, हालांकि इंडेक्स लेवल पर आप रेंज आउट हो रहे हैं। थोड़ा ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स पर देखते हैं, क्योंकि आपके कुछ कैश स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छे एक्शन में बनते हुए दिख रहे हैं। महिंद्रा हॉलीडेज देखिए, यहाँ पर अभी अभी थोड़ा एक मूव बनते हुए दिख रहा है। एक बार ज़रा महिंद्रा हॉलीडेज का चार्ट भी पुलअप करिए। अभी अभी थोड़ा एक्शन आया है यहाँ पर, एक स्पाइक आ रहा है। फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर, इसको भी एक बार ज़रा पुलअप करिए। यहाँ पर भी एक स्पाइक आया, 2.5% की मूव फैक्ट में भी आपको बनती हुई दिख रही है, तो थोड़ा एक्शन उस काउंटर में भी आया है। रोटेशन में ये स्टॉक्स भी मूव कर रहे हैं। अभी अभी देखिए एक स्पाइक फैक्ट में भी आपको आते हुए दिख रहा है। फैक्ट जरा कुणाल जी देखें इसका चार्ट, थोड़े केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक्शन है 538 के लेवल पर। देखिए डेफिनेटली फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ट्रैक्शन दिख रहा है, कोरोमंडल में भी एक रिकवरी दिख रही है, फैक्ट में भी नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी है, और ओवरऑल भी देखें तो फैक्ट एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। दीपांशु लगातार हायर बॉटम्स बने हुए हैं चार्ट पर, और मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, तो 500 रुपये के पास से एक संशोधित स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें, तो मुझे लगता है ये स्टॉक 575-600 रुपये के लेवल्स भी दिखा सकता है होल्ड करने के लिए। शिपिंग हिमांशु जी, कुछ दिन पहले आपकी 10 की कमाई का स्टॉक भी था ये काउंटर, और इस पर एक मूव भी आती हुई दिख रही है। जरा देखें सर, जी शिपिंग का चार्ट डेज हाई पर है इस समय। जी दीप ऑल इन ऑल चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक छोटा सा ब्रीफ डिप नया हाई बनाने के बाद स्टॉक ने लिया है 780-790 रुपए के आसपास, एक अच्छा बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है इन गिरावट पर स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को डेफिनेटली होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी इन लेवल्स पे की जा सकती है, और स्टॉप लॉस के तौर पे मुझे लगता है कि 770-760 ये इसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजीशन में यहाँ पर बने रहें। 845-850 का लेवल जब भी स्टॉक पार करेगा आने वाले दिनों में, जैसे ही मूड माहौल ठीक होता है, जो मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं 1000 रुपए के, जी शिपिंग उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है आपके लिए जी शिपिंग, इस पर मूव आ रही है। विश्वेश जी, आई थिंक इसी हफ्ते 2 दिन पहले आपकी तरफ से IOB पर राय आई थी, बढ़िया मोमेंटम में है। आज सुबह भी काफ़ी तेज़ी में खुला था, हालांकि फिर सुबह की गेंस गिव अप करके इस समय एकदम फ्लैट है। जो ट्रेंड बना है स्पेशली पिछले 2 हफ्तों में इसमें तेज़ी का, जरा बताएं सर क्या करना है अब IOB में।
दीपांशु देखिए, ये जो स्टॉक है इसको शॉर्ट टर्म में ना देखते हुए थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेना चाहिए। और अगर इस स्टॉक का आप बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे मंथली क्वार्टरली, तो आपको समझेगा कि आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब लास्ट शायद 2016 के बाद स्टॉक ने 30 के ऊपर क्वार्टरली क्लोजिंग दे रहा है ना। व्हाट डज दैट मीन कि इसका जो अगला लेवल है वो काफ़ी बड़ा आता है, क्योंकि ये बहुत बड़े वेज से निकल रहा है। मुझे लगता है दीपांशु, मार्केट जैसे ही स्टेबल होगा ये स्टॉक चलना चाहिए। अपसाइड में आई थिंक 70 रुपीज़ शुड बी दी कंजर्वेटिव। इनफैक्ट मैंने टारगेट भी 65 और 75 के दिए थे। तो ये ट्रेडिंग पिक ना समझ के इसको मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे अगर डाउनसाइड की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा है फॉर एनी रीज़न स्टॉक 34 के नीचे जाना चाहिए। तो अगर 40 तक मिलता भी है तो मुझे लगता है लेना चाहिए। और ये उस तरह के स्टॉक है जो शायद आपको बहुत बड़ा गेन देके जाते हैं, प्रोवाइडेड आप होल्ड करते हो। सो 3 to 6 मंथ का एटलीस्ट 2 क्वार्टर का व्यू रखना चाहिए। मुझे लगता है 65-75 अपसाइड शुड बी पॉसिबल। फॉर सम रीज़न अगर 40 आता है तो लेना चाहिए दीपांशु। ओके, तो 40 के लेवल तक अगर आपको डिप मिलता है तो फिर यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आइए, सुमित जी की तरफ से एक और कॉल है तैयार, हैट्रिक ऑफ कॉल्स, बिगुल सुमित का सुपर हिट। जी सर। दीपांशु, एक सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 1840 रुपए, 1841 रुपए। 1841 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एस्ट्रल के अंदर बिकवाली है, यहाँ पे सेल करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक में ब्रेकडाउन है, पिछले महीने भर 2 महीने के लो पे ये आ चुका है। जुलाई के लोअर लेवल्स पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले 3-4 दिनों से भी स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। एस्ट्रल पे यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है चार्ट्स के ऊपर 1870-1875 का है, तो 1870 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के एस्ट्रल में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट इसका बनेगा 1810 रुपए का, दूसरा टारगेट इसका बनेगा 1800 रुपए का। ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट है। बिकवाली करे 1870 के स्टॉप लॉस से 1800 तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली करे एस्ट्रल लिमिटेड। ओके, एस्ट्रल 2 बाय कॉल लेने के बाद सुमित जी का आया है एक शॉर्ट कॉल, एक वायदा कारोबार का बाय कॉल पीएफसी, एक कैश मार्केट का बाय कॉल श्री दिग्विजय सीमेंट और एक एफएनओ का शॉर्ट कॉल एस्ट्रल लिमिटेड। आइए बढ़ते हैं हिमांशु जी की तरफ। हो हिमांशु जी भी एक्टिव हो चुके हैं ठीक 2:45 पर बिगुल। और हिमांशु जी के बाद कुणाल जी और राकेश जी भी पूरी तरह से तैयार हैं। पहले हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू जी। अनिल जी, फाइनली राकेश जी का जो ग्रेनुअल्स है वो ग्लेनमार्क से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए खरीदारी करनी है ग्रेनुअल्स में, जो कि एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक अच्छा बेस बना के यहाँ पर एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। वीकली क्लोज बहुत पॉजिटिव हो रहा है और मुझे लगता है कि इस बाजार में जहाँ पर आज फार्मा स्टॉक्स, फार्मा एज अ सेक्टर में पिटाई सुबह देखने को मिली, उसमें एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये स्टॉक। मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 350 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 332 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ग्रेनुअल्स रहेगा, खरीदारी करके चलने की सलाह। तो ग्रेन्यूल्स में खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। कल या परसों कब हुआ था ग्रेन्यूल्स को लेकर कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से भी आई थी राय और ग्लेनमार्क की राय आई थी हिमांशु जी की तरफ से भी, और अब दोनों को पसंद आता हुआ ग्रेन्यूल्स। चलिए बढ़ते आगे, और आगे बढ़ने से पहले दीप एक सवाल मेरा आपसे है। मेरे से? आपसे सर बताएं। मतलब ऐसा क्या फॉर्मूला है जिससे लगे कि आपने दिन भर काम किया है, जिससे लगे कि हाँ लगे, करो मत करो, लगना चाहिए। आई डोंट नो, क्या बताइए आप। जी कुणाल जी बताइए। कुणाल जी हाथ खड़ा करें, आपको दे रहे हैं, देखो आइडिया दे रहे हैं कुणाल जी। बताएं सर। दीप को आइडिया दे रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अब बंसल जी को देखिए अनिल जी, आपको आइडिया वैसे ही मिल जाएगा। अनिल जी मैं बंसल जी से पूछ रहा था कि लगातार इनको मैंने टीवी की खिड़की में देखा अनिल जी, मैं देख रहा हूँ लगातार कुछ लिख रहे हैं अनिल जी। अच्छा। तो मैं इनसे पूछ रहा था कॉल तो कोई निकाल नहीं पा रहे हैं, तो ये लिख क्या रहे हैं कागज पर? तो अनिल जी इनका ये कहना था कि मैं अनिल जी शेयर्स को लिख रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ, बाद में अनिल जी पता लगा विश्वसनीय सूत्रों से कि कोई पार्टी वार्टी दे रहे हैं हमें और उसके लिए मेहमानों की लिस्ट शायद बना रहे हैं। तो अनिल जी आप पूछ लीजिए काम क्या कर रहे हैं। काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि देखो काम करने का फॉर्मूला यही है कि मतलब, और कि आप सुबह एक काम कर लो, शाम को एक काम कर लो, तो
जिसने सुबह आपको देखा उसको भी लगा काम बहुत किया है, शाम को देखा बीच में दीप गायब हो जाओ। और उससे भी ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला चाहिए तो आज एक काम कर लो, फिर कल वापस एक काम कर लो, तो आपको ऐसा लगेगा बहुत काम किया। तो ठीक पिक ऑफ द डे के बाद पिक ऑफ द डे अगले दिन का कुणाल जी राकेश जी की तरफ से बीच में गायब, बिल्कुल। जी, 2 पिक ऑफ द डे के बीच में आपने काफी कुछ समय व्यतीत किया। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक हमारा वही है जो अभी हिमांशु जी ले उड़े ग्रेन्यूल्स, और हिमांशु जी की नॉलेज के लिए वो तो अनिल जी कल मैंने अकेले से लिया था। बाकी इस स्टॉक को मैं और कुणाल जी रेगुलरली रिकमेंड कर रहे हैं, 320-22 से रेगुलरली रिकमेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट 315, 318 पे भी रिकमेंड किया था। वो तो कल क्या है कि थोड़ा सा सुबह अनिल जी आपको इम्प्रेस करने के लिए वो निकल गया कि ग्लेनमार्क के बाद वाला, मतलब कि ग्लेनमार्क से आगे ग्रेन्यूल्स, तो हिमांशु जी को वो ध्यान रह गया। ये मेरी अकेले की पिक नहीं है, मेरी और कुणाल जी की पिक है। 2-3 बार पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो ओवर टू यू कर रहा हूँ कुणाल जी। और हिमांशु जी से भी थोड़ा सा आप क्लास ले लेना, आपका नाम इन्होंने लिया नहीं था, भूल गए। आपने भी 1-2 बार साथ में हमने चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड करा हुआ है, तो ओवर टू यू कुणाल जी। नहीं अनिल जी, वैसे बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अनिल जी। फॉर अ चेंज बंसल जी सही कह रहे हैं अनिल जी। कई सारे शेयर ऐसे हैं जिनको मैं और राकेश जी अनिल जी साथ मिलकर रेकमेंड करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं राकेश जी का गेल और राकेश जी का ग्रेन्यूल्स। तो अनिल जी इसको सुधार कर लीजिए अनिल जी। अगर ये राकेश जी का है तो अनिल जी इनकी वसीयत पे 50% हिस्सा मेरा है, याद रखना चाहिए अनिल जी सभी को। एक्चुअली तो हमारी भी खरीदारी की राय है अनिल जी। जब बैठे लिख रहे थे ना, जब आप देख रहे थे ना कि बैठ के क्या लिख रहे हैं, तो मैंने पता लगाया, मैंने वो ऊपर जो कैमरा था उसमें से जो पिक्चर है उसको एनलार्ज करके देखा, तो एक तो बंसल जी लिख रहे थे कि 30 सितंबर के पहले वो हेडलाइन आ रही है ना कि आपको अपने म्यूचुअल फंड में सारे नॉमिनी डालने जरूरी है, नहीं तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो वो नॉमिनी में कुणाल जी का नाम लिख रहे थे, और दूसरा विल में लिख रहे थे, वो वसीयत बना रहे थे कि उसमें क्या क्या किस किस को क्या क्या देना है, तो वो उसमें कुणाल जी का नाम सारा लिख रहे थे। तो नाम खाली कुणाल जी का ही पसंद पता चला है, लिखिए 2 चीज़ें रहते हैं। जी सर। जी बंसल जी बताएं सर। कुणाल जी बोलिए सर। बोलिए। अनिल जी देखिए, बिल्कुल हमारी खरीदारी की राय है। लेवल्स हिमांशु जी दे चुके हैं, लेकिन हमारी राय में अनिल जी इसमें 350 रुपए 350 के टारगेट से बाय करना है, तो बड़ा टारगेट दे रहे हैं। 350 रुपए का टारगेट है, और ये हमारा पिक ऑफ द वीक है अनिल जी। तो पिक ऑफ द वीक इसको मान करके खरीद करें। 350 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस रखें 330 रुपए पर। खरीदारी की राय है ग्रेन्यूल्स। ये टारगेट तो ठीक है, 350 का अच्छा है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसको बड़ा किसने कहा, आपने या बंसल जी ने? पूरे हफ्ते के लिए 12 रुपए ऊपर का टारगेट बढ़ा। अनिल जी देखिए, 300 रुपए का अदना सा तो शेयर है अनिल जी, उसमें 12 रुपए के टारगेट को अनिल जी बड़ा ही माना जाएगा। फिर बाजार का भी माहौल देखिए अनिल जी। अरे 12 में सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसको बड़ा माने। 12 में से 8-10 रुपए की क्रेडिट तो हिमांशु जी ले जाएंगे, बोलेंगे अभी भी मैंने रिकमेंड किया, बचेगी आपके 2 रुपए की, जिसमें 1-1 रुपए दोनों आप बांट लेना क्रेडिट के। और क्या आनी जानी है। चलिए बढ़िया। तो पिक ऑफ द वीक ग्रेन्यूल्स आती हुई आपके लिए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। बाजार एकदम स्टेबल है, सुस्त है, न बड़ी तेजी के मूड में है, न कोई ऐसी कमजोरी भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं? बर्जर पेंट्स अनिल जी, इसके बारे में आपसे बात करनी थी। और जरा बर्जर पेंट्स दोनों स्पॉट और फ्यूचर साथ में पुल अप करिए। आज इसका 1:5 बोनस का एडजस्टमेंट भी हुआ है, आप स्पॉट और फ्यूचर्स पुल अप करिए बर्जर पेंट्स का। अनिल जी ये गैप देखिए, ऑलमोस्ट 50 रुपए का गैप इस समय स्पॉट और फ्यूचर्स पर आपके लिए चल रहा है जी। एक पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, दूसरे पर आपको नेगेटिव दिख रहा है, वो अलग चीज़ है क्योंकि दोनों एडजस्ट हो रहे हैं। 1:5 का बोनस एडजस्टमेंट है, बट गैप देखिए स्पॉट और फ्यूचर्स में। और आशीष ने ये रिसर्च पुल अप करी है सर। सितंबर सीरीज में आपको करीब 50 पॉइंट्स का गैप दिख रहा है। अक्टूबर और नवंबर फ्यूचर्स भी अगर आप पुल अप कर सकते हैं, स्पॉट को साइड में रखिए, अगर आप अक्टूबर और नवंबर फ्यूचर्स भी साथ में दिखा सकते हैं, वहां पर भी अगर आप देखें तो 60 से 70 रुपए का आपको डिस्काउंट दिख रहा है फ्यूचर्स में। ये चल रहा है सर, और पिछले कुछ दिनों से डिस्काउंट बढ़ ही रहा है। एक हफ्ते पहले ये करीब 24 पॉइंट्स का डिस्काउंट था, जो बढ़ कर अब 50 पॉइंट का डिस्काउंट हो गया। ये क्या चल रहा है सर, जरा इस पर नजर डालिए। तो दीप, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो डिस्काउंट बढ़ने की वजह ये होती है कि अगर आप कैश मार्केट में डिलीवरी बेचना चाहते हैं, ठीक है,
लेकिन नहीं बेच पा रहे हैं और उसको फ्यूचर में बेच रहे हैं, तो फ्यूचर आप नीचे बेचेंगे, और या अपने गेंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर बेच देते हैं कि आपको फ्यूचर में कभी आगे की डेट में डिलीवरी आएगी, उस डिलीवरी पर आप बेचेंगे, लेकिन बेचने के लिए वो डिलीवरी आने में टाइम है, तो क्यों ना मैं अभी बेच दूं और मैं अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर लूँ। ये किस केस में हो सकता है? जैसे बर्जर पेंट के केस में, जहाँ बोनस आ रहा है 1:6 का बोनस, 1:5, यानी कि आपके पास 5 शेयर है तो 6 शेयर हो जाएंगे, यानी 12-12.5% का एक तरह से आपका प्राइस कट होना चाहिए। आज 12% उतना ही डाउन है, करेक्ट। सो अब मेरे पास बोनस के शेयर आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, और जब तक वक्त लगे तब तक मैं एक काम कर दूं कि चलो मेरे पास, मैंने तो कम बोनस लिया था और अभी भी प्रॉफिट बन रहा है या जो भी है, तो मैं फ्यूचर में बेच दूं, ठीक है, जब आएगा तब आएगा, तो मेरा प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो गया या लॉस प्रोटेक्ट हो गया, जो भी आप करना चाहें। दूसरा, कई बार क्या होता है कि अगर आप अच्छे खासे गेंस में बैठे हैं, ठीक है, और आपको लॉस चाहिए, इस बार प्रॉफिट बहुत लोगों का है, तो अगर आपको लॉस चाहिए, आपको सामने प्रोटेक्ट भी करना है, तो आपने बेचा है तो आपका एक बार के लिए लॉस बुक हो गया, तो पुराने गेंस के सामने आप इस लॉस को, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ले सकते हैं, तो आपका उतना टैक्सेशन बचता है। लेकिन ये दो चीज़ें जो करते हैं जनरली बहुत स्मार्ट लोग और बहुत एक्टिव वो HNI इन्वेस्टर्स, जो पूरी कैलकुलेशन लगा के बैठते हैं कब डिलीवरी आएगी कब नहीं आएगी। बाकी ज़्यादातर लोग तो साल के अंत में भी नहीं सोचते कि टैक्स कैसे भरना है, कितना भरना है। सौदा करने के पहले तो बहुत सेवी इन्वेस्टर होते हैं, वो टैक्सेशन के बारे में सोचते हैं। तीसरा कारण जो हो सकता है, जो बड़ा कारण आमतौर पर होता है, कि आप किसी स्टॉक को लेकर कोई नेगेटिव खबर सोच रहे हो जो आ सकती है, और वो नेगेटिव खबर आने के पहले ही आपको लगता है कि मुझे बेचना है, और बेचना है तो फिर आप डिस्काउंट पर बेचते हैं। सो अब खाली बोनस की खबर के दम पर 10% ये नीचे रहे, इस बात की संभावना थोड़ी कम दिखती है, दीप, क्योंकि देखिए अभी 25 पॉइंट तक का डिस्काउंट जो था 13 सितंबर को, वो तो समझ में आता है कि इतना तो हो सकता है, चलो आपका एक्स बोनस हो रहा है तो, करेक्ट। लेकिन अगर ये डिस्काउंट, क्योंकि मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट एक्शन इसमें इंक्लूड होके होना चाहिए, आई डोंट नो कॉर्पोरेट एक्शन को एडजस्ट करके ये डिस्काउंट दिखा रहा है तो पता नहीं, बट अदरवाइज 70 पॉइंट का डिस्काउंट नवंबर की, कि देखिए अल्टीमेटली कितना ही कर लो आप, नवंबर तक तो बोनस आ ही जाएंगे। नवंबर की सीरीज में डिस्काउंट देने का क्या मतलब, अक्टूबर की सीरीज में 65 पॉइंट डिस्काउंट का क्या मतलब, तब तक तो आपको बोनस मिल ही जाना चाहिए, बोनस मिलने में इतना टाइम नहीं लगता। तो थोड़ा सरप्राइजिंग है कि आगे की सीरीज में इतना क्यों डिस्काउंट है। इस सीरीज का डिस्काउंट समझ में आता है, तो क्या कुछ बर्जर को लेकर कोई आप उम्मीद ये करें कोई खराब खबर, ऐसा तो क्या आ सकता है जिसकी वजह से बर्जर इतना नीचे ट्रेड करे। बट इसका मतलब क्लियर है कि नवंबर सीरीज का डिस्काउंट मुझे ज़्यादा सरप्राइजिंग, शॉकिंग लग रहा है। इस सीरीज का तो चलिए ठीक है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट की वजह से हो सकता है, बट नज़र रखनी चाहिए, स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है बिल्कुल। और इस बार हम रोल ओवर पर भी नज़र रखेंगे, किस तरह के रोल ओवर्स होते हैं। ठीक है, कच्चा तेल ऊपर है, ये है वो, तो कच्चा तेल ऊपर होने से ऐसा थोड़ी खाली बर्जर पेंट ही गिरना चाहिए, फिर गिरे तो एशियन पेंट भी गिरे, फिर गिरे तो बाकी सब भी उस तरह का एक्शन दिखाना चाहिए, फ्यूचर्स उनके भी खराब होने चाहिए, वैसा है नहीं। सो आई थिंक थोड़ा कुछ इनसाइड है इसमें, कुछ नहीं मामला कुछ। विश्वेश जी, कुछ आपको अंदाजा है, अगर आप FNO के डेटा काफ़ी नज़दीकी से देखते हैं, अगर आपको कुछ इंसाइट है तो ज़रा इस पर शेयर करें। अनिल जी, जो आपने कहा वही एक लॉजिकल रीज़न है, और दूसरा रीज़न भी आपने अच्छे से कहा। तो पहला रीज़न तो बेसिकली क्या होता है कि मैं अभी बीच में 1-2 कैश के स्टॉक में हुआ था, बोनस अनाउंस होता है और स्टॉक वो 20% ऊपर खींच लेते हैं। अब क्या होता है कि बाइंग आती है कैश में, लोग सोचते हैं कि बोनस मिलेगा अनाउंसमेंट के साथ में। अब बाय द टाइम आपको वो क्रेडिट आता है, तब तक वो आप जिसको ऑपरेटर बोलो या जो भी बोलो, वो स्टॉक को वहाँ से 30-40% उड़ा देता है। तो वो क्या करता है, उसके पास जो सप्लाई होती है, यू नो, बिकॉज ही इज होल्डिंग द लार्जर पोर्शन, ऊपर के भाव से सप्लाई कर देता है। तो अब जब बोनस आता है और आज अंडरलाइंग को आप देखो तो अंडरलाइंग रिलेटिवली यू नो ऊपर है, तो ऊपर के भाव से वो सप्लाई करना चाहता है। तो बट एट द सेम टाइम उनको ये भी इंसाइट है कि ये बोनस के बाद में शायद यू नो आगे कुछ नहीं होगा, तो दे वुड बी डूइंग अ सप्लाई। तो मैं बस डेटा ही चेक कर रहा था जी, नवंबर का फ्यूचर 600 रुपये, अक्टूबर 606 और सितंबर 623। तो बाय एंड लार्ज आपने जैसे कहा प्रॉफिट लॉक इन हो रहा है। मैं बोनस हूँ और मैं अभी बोनस को आने में टाइम लगेगा, मैं करंट भाव से बेच देता हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे सपोज लॉस चाहिए तो शायद मैं आगे के फ्यूचर बेचता हूँ। तो ये थोड़ा सा यू नो ऑपरेटर ड्रिवन गेम होता है। हैवी वेट मतलब बड़ा स्टॉक है तो ये टर्मिनोलॉजी शायद सही नहीं होगी, बट डेफिनेटली ये मार्केट प्रैक्टिस रही है कि जिनके पास इंसाइट्स होते हैं वो आगे के फ्यूचर को देखते हैं। और इसका ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो आज ही शायद एंड ऑफ द डे हमें ये इंसाइट मिलेगा कि ऑप्शंस में क्या बिल्टअप हुई है पोजीशन। बट मुझे पर्सनली आपने जो 2 रीज़न कहे वही प्रोमिनेंट लगते हैं कि प्रॉफिट लॉक इन हो रहा है और आगे समबडी हैज़ एन इंसाइट, तो वो शायद आगे के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहा है।
दोनों कारण विश्वेश जी बोल रहे परफेक्ट है, क्योंकि बोनस के एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाते हैं आजकल कॉर्पोरेट एक्शन के, और अगर आपका स्पेशल डिविडेंड भी है 2% से ज़्यादा का, 2% से ऊपर के डिविडेंड को स्पेशल डिविडेंड मानते हैं और अपने आप एडजस्ट कर लेता है। सो बोनस तो अपने आप कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से एडजस्ट कर लेता है, तो बोनस की वजह से फ्यूचर डिस्काउंट पे नहीं जा सकते ये चीज़ के लिए, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली दोनों की प्राइसेस बराबर कम हो जाती है। सो आई थिंक बिल्कुल, या तो किसी कोई डिलीवरी आने की उम्मीद में पहले बेच रहा है, लेकिन इतना नीचे 10% नीचे, इसका मतलब है कि कोई किसी को अंदाज ये हो सकता है कोई ख़राब खबर हो और उससे पहले लॉस बुक करके थोड़ा प्रॉफिट के सामने एडजस्ट कर लिया जाए। थोड़े स्मार्ट ट्रेड्स चल रहे हैं बेसिकली, अंदर की बात है। चलिए ठीक है सर। आई थिंक एक कॉल है हिमांशु जी की तरफ से। हिटमैन हिमांशु, बताएं हिमांशु जी। दीप, आईसीआईसीआई बैंक लगता है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट तोड़ने की कगार पर है, जिस तरह का प्रेशर वापस से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 950 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। 8 साढ़े 8 रुपए पर ये ट्रेड कर रही है फिलहाल। 5 रुपए 70 पैसे, 5 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, और 14 और 18 रुपए के दो टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक की एट द मनी 950 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदारी करनी है। वीकली क्लोज जो है वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास इनफैक्ट टूटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि हो सकता है मंडे को एक गैप डाउन मिले और इसमें एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए, 9 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है 950 की पुट। तो कल भी मेन कल्प्रिट था बाजार की गिरावट में, आज भी सहारा देने के मूड में बिल्कुल नहीं है आईसीआईसीआई बैंक। 1.1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बाय द वे थोड़ी स्ट्रैटेजी लेट हो गई है अनिल जी की, बट आइए एक बार स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं। सर व्यू बन रहा है। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है अनिल जी, बट 3 दिन की भारी पिटाई के बाद लग रहा है आज थोड़ा नैस्डैक फ्यूचर्स एक्शन में आपको आते हुए दिख सकते हैं। करीब 50 पॉइंट की मूव आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है। S&P फ्यूचर्स यहाँ पर आपको हालांकि आधे % की गिरावट इस समय दिखेगी। यूरोप के बाजार में, यूके के बाजार पॉजिटिव हो गए। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आई थी, इन्होंने रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया। बाकी यूरोप के बाजार में आधे % की कमजोरी है। कच्चा तेल आधा % ऊपर है, बट रुपया हमारा आज 19 पैसे मजबूत है। एशिया में भी ठीक ठाक कारोबार था, उतने खराब नहीं है। तो हम रिलेटिवली इन लाइन विद ग्लोबल मार्केट्स ही दिख रहे हैं सर इस समय। बताएं क्या करना है। दीप, आज वैसे तो ध्यान थोड़ा सा बेहतर हुआ है, या बेहतर तो नहीं, मतलब कम खराब हुआ है। तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा होना चाहिए, लेकिन वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और वीकेंड के आप रिस्क लेना कम पसंद करेंगे। लेकिन चूंकि जिन लेवल्स पर बाजार आया, तकनीकी तौर पर आप खराब क्लोजिंग दे रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो आप बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास हो, तो फ्रेश शॉर्ट ट्रेड तो इन लेवल पर नहीं बनता है, ये बहुत क्लियर है। रहा सवाल लॉन्ग ट्रेड का, तो लॉन्ग ट्रेड आपको एक ही कंडीशन पर करना है। अगर आप मंडे के लिए ले जाना चाहते हैं डाउ फ्यूचर्स वगैरह को देख के, तो आपको 19,500 का पुट ऑप्शन जरूर रखना चाहिए। अगर वो आप पुट ऑप्शन के साथ हेज करके चले तब तो ठीक है, अदरवाइज मत करिए। बैंक निफ्टी 44,600 पर आपका ट्रेड कर रहा है। अगर आप 44,200 44,300 का पुट ऑप्शन लेकर हेज करना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। डेटा मैं बता दूं, 19,800 के जब तक ऊपर न निकले तब तक बड़ी तेजी, फ्रेश तेजी ये नहीं सोचना है। और उसकी वजह ये कि 19,800 के कॉल्स पर 1 करोड़ 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि हाईएस्ट है, और 19,800 पे पुट भी 88 लाख शेयर। तो 19,800 19,700 दोनों ही लेवल पर पुट राइटर फंसा हुआ है। तो थोड़ी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग का खतरा है, मंथली एक्सपायरी भी है। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, 45,000 के लेवल पर पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और 45,000 से आप जोर से घटे हैं, 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे आ गए। सो बैंक निफ्टी बढ़ने में आगे था, लेकिन अभी लास्ट में कुछ मिनटों में घटा भी जोर से। सो सप्लाई भी पूरी है। सो आई थिंक 19,800 और 45,000 के ऊपर टिकने पर ही मजबूती के अच्छे संकेत मिलेंगे, और जब तक वो नहीं होता तब तक नीचे के सपोर्ट लेवल पर आपको फोकस करना है, जो निफ्टी पर 44,000 44,200 आता है। बैंक निफ्टी पर 19,550 19,650 का आता है, जिसके करीब आप पहुंच रहे हैं। निफ्टी पर 19,550 19,650, बैंक निफ्टी पर 44,000 44,200। और अगर मैं कभी ऐसा उल्टा हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, वो तो सब समझ जाते हैं। हाँ, नहीं तो कभी निफ्टी 44,000 हो गया और बैंक निफ्टी 19,000 हो गया तो भी कमा नहीं पाओगे। तो इधर लगे, हाँ सही पलट हाँ, तो थोड़ा लाइफ में एडजस्ट कर लो, कर लिया सर, हो जाता है। जब कम होता है काम करने का इंटरेस्ट तो ऐसा होता है। फ्राइडे के दिन और ऐसा मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं तो आदमी क्या करेगा, फिर ऐसे ही करेगा ना, निफ्टी को बैंक निफ्टी बोलेगा और क्या करेगा। सही बात है। बट वैसे फुल फॉर्म में सर। सुमित जी देख लिए, 5वीं कॉल आ रही है सुमित जी की तरफ से। सुमित जी अगले हफ्ते छुट्टी तो नहीं जा रहे हैं हमें, मतलब कोई आदमी है ना, मतलब मेरा जो कहाँ है सुमित जी, जरा ये सुमित जी,
कोई आज में ना ऐसा मतलब मेरा अब तक का अनुभव है, मतलब कितना, मैं 93 से काम कर रहा हूँ, कितना हो गया 30 साल से ज़्यादा हो गया। 30 साल का करियर में मेरा ये अनुभव, कभी कभी कोई मेरा कलीग एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट बहुत कूद के काम करता है ना, फिर पता चला 1-2 दिन बाद उसने छुट्टी मार ली या आ गया छुट्टी की एप्लीकेशन, सर 7 दिन छुट्टी पे जाना है। ऐसा मैंने अनुभव बहुत किया है। आपको जाना है, आप वैसे भी जा सकते हैं, कम करें तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं अनिल जी, मेरा फिलहाल कोई प्लान नहीं है छुट्टी का। फिलहाल नहीं है ना? नहीं। मार्केट बंद होने के बाद बन सकता है। चलिए, बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी। अनिल जी, मार्केट बंद होने के बाद 2 दिन का छुट्टी का प्लान है। इसमें भी साथ में। तो अनिल जी, अब जो स्टॉक रडार पे आया है, सेल साइड का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 598-600 रुपए का, 598-600 का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है जाइडस लाइफ। पूरा सेक्टर आज दबाव में है। जाइडस लाइफ के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक गिरावट आएगा। ऑलरेडी स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। रिसेंट का स्विंग लो जो कि सितंबर 1 को बना था, वो ब्रेक हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 20 से 30 रुपए का फॉल जाइडस लाइफ में यहाँ से देखने को मिल सकता है। 610, 615 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 615 के स्टॉप लॉस से जाइडस लाइफ में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 580 ये इसका पहला टारगेट, 570 ये इसका दूसरा टारगेट। तो जाइडस लाइफ में बिकवाली करें 615 के स्टॉप लॉस से 580, 570 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है आपके लिए जाइडस लाइफ, जहां पर आपके लिए सेल कॉल आ रहा है सुमित जी की तरफ से। सेल कॉल फार्मा पर सुमित जी काफ़ी एक्टिव रहे सेल कॉल देने के लिए। बट बाय द वे सुमित जी, कल सुबह हुड को रेकमेंड किया था 75 पर, और अभी अभी उसके प्राइस पर नजर गई है 18% ऊपर है हुड को इस समय। कल क्या रेकमेंड किया हुआ था स्टॉक, आज आपने बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा है हुड को पर। जरा उसका चार्ट पुल अप करिए, 86 के लेवल्स आ रहे हैं। तो सारे टारगेट सरपास कर दिए सुमित जी, ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ 19% हो गया, सर्किट पर जा रहा है सर। जरा राय दें हुड को पर। सुपर मूव देखने को मिला है दीपांशु। हुडको में मार्केट के अंदर मार्केट की मूव से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 19% अभी ऊपर है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि जिस तरह का ब्रेकआउट है अभी तो और ऊपर जाएगा। और कल भी मैंने कहा था कि ये स्टॉक के जो मैं टारगेट दे रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट स्टॉक 3 डिजिट में जल्दी देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा मूव है। एक ही दिन में ऐसा मूव देखने को जनरली मिलता नहीं है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन अभी होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर बनेगा 81 रुपए के आसपास का। 90 और 100 ये लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में हुडको में देखने को मिलेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए हुडको जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए, एक कॉल आ रही है विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए, मेरे हिसाब से दीपांशु मार्केट वीक है और वीकली क्लोजिंग बैंक निफ्टी की काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रही है मेरे हिसाब से। और वीकली चार्ट पे अगर आप इसको असेस करोगे तो ये सम सॉर्ट ऑफ डबल टॉप पैटर्न होता है। अब इस पैटर्न का जो टारगेट है नीचे में 43,500 तक आता है और 44,000 एक माइनर सपोर्ट कहा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है शॉर्ट रहने के लिए। लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है और ऑलरेडी लेड बाय HDFC बैंक वगैरह है, तो यहाँ पे नेकेड ऑप्शन सजेस्टेड नहीं होगा। सो एक स्प्रेड है जो मुझे लगता है बेहतर रिस्क रिवॉर्डेड ट्रेड करने के लिए। सो 44,700 का पुट ऑप्शन खरीदना है जो 270 के आसपास मिल रहा है, और 2 लॉट बेचने हैं 44,000 के पुट ऑप्शन। तो बेसिकली आपको 270 का डेबिट आएगा और 70 रुपये में आपको 44,000 का जो है वो क्रेडिट मिलेगा। 2 करोगे तो 140। सो राउंड अबाउट 130 और रुपीज़ का आपका डेबिट स्प्रेड बनेगा ये। अब व्यू ये है कि मुझे लग रहा है कि मंडे और ट्यूसडे तक मार्केट जो है वो नीचे रहता है, और जनरली ट्यूसडे जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है जनरली उसकी वजह से हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखते हैं। सो अब इस बार क्योंकि थर्सडे तक की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी शायद 44,000 के लेवल की ओर जा सकता है। तो 1:2 स्प्रेड करना है। 44,700 पुट ऑप्शन 44,000 विद अ डेबिट ऑफ अबाउट 130-140। मुझे लगता है कि अपसाइड में जो आपका रिस्क है, एक लॉट अगर आप करते हो तो 2,000 रुपीज़ अगर हम व्यू गलत चला गया। एट द सेम टाइम अगर 44,000 की एक्सपायरी आती है तो एक लॉट पे 8,000 रुपीज़ बनते हैं, और डाउन साइड में यूर हेज टिल 43,400। तो मुझे नहीं लग रहा है मार्केट इन अ वेरी नियर टर्म 43,800 के नीचे जाना चाहिए। बट
एट द सेम टाइम ये स्ट्रेटेजी डाउन साइड में हमको अच्छा प्रोटेक्शन भी देगी। तो एक लॉट का मार्जिन रफली अबाउट 72,000 के आसपास चाहिए। तो दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू कैरी ओवर द वीकेंड। ऑप्शंस मेरे हिसाब से स्लाइटली एलिवेटेड है, सो आपको पैसे बनने के चांसेस है बाय शॉर्टिंग टू पुट ऑन द डाउन साइड एज वेल। तो स्प्रेड आ रहा है बैंक निफ्टी पर। एक पुट खरीदने आपको 44,700 की, उसके सामने 2 पुट बेचनी है आपको 44,000 की। 40 रुपए की कॉस्ट पर आपके लिए ये स्प्रेड बनेगा। विश्वेश जी की तरफ से है राय इस समय। चलिए, बैंक्स पे वीकनेस भी आ रही है, 50 पॉइंट नीचे आपके लिए बैंक निफ्टी हुआ है। डेज लो की तरफ बाजार इस समय आते हुए दिख रहे हैं। पर आइए एक इंपॉर्टेंट खबर पर करनी है फोकस। चीन में कॉस्टिक सोडा के दामों में आपको तेजी देखने को मिल रही है। आइए जरा इसे समझा जाए और हमारी घरेलू कंपनीज के लिए क्या मायने हैं इस खबर के। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के। अरमान, बताइए क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पर चीन में कॉस्टिक सोडा में लगातार आपको तेजी आती हुई दिख रही है। सिर्फ अगर आप पिछले 2 दिन की बात करें तो लगभग 4% के आसपास तेजी आई है। पिछले 4 दिन में 9% के आसपास की तेजी आई है। पिछले 6 दिन की बात करें तो लगभग 12.5 से 13% की तेजी आती हुई दिखी है। और अगर आप सिर्फ सितंबर महीने की बात करें तो सिर्फ सितंबर में ही 28% के आसपास की आपको तेजी आती हुई दिखी है। और ये वाला जिस लेवल पर अभी अब अगर आप देखें जहाँ पर कॉस्टिक सोडा के दाम वहाँ पर चीन में आ चुके हैं, आप जून का जो लेवल था उनका, जून के लेवल से भी लगभग 22 से 25% के आसपास ऑलरेडी ऊपर है। और अगर पिछले 2-3 महीने से बात करें, अगस्त से अभी तक अगर आप बात करें तो लगभग 37% के आसपास की आपको यहाँ पर तेजी आती हुई दिखी है। अब किन किन कंपनियों पे आपको फोकस रखना है? गुजरात एल्कलीज, यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि इनका 36% रेवेन्यू कॉस्टिक सोडा से आता है। DCW लिमिटेड, यहाँ पर फोकस रखना है क्योंकि इनका 27% रेवेन्यू कॉस्टिक सोडा से आता है। DCM श्रीराम, जहाँ पे 12% आता है। कैंपला सनमार्ग 10%। ग्रासिम, जो कि हालांकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर ओवरऑल रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 8.5% के आसपास का जो है रेवेन्यू आता है। तो ओवरऑल कॉस्टिक सोडा में लगातार तेजी आ रही है। सिर्फ सितंबर में 28% के आसपास तेजी आ चुकी है। अगस्त से आप देखें तो 37% की तेजी। तो इन कंपनियों पर आपको रखना है फोकस, क्योंकि हो सकता है आने वाला समय इन कंपनियों के लिए बेहतर आता हुआ दिखे। तो आप कह रहे हैं ग्रासिम, गुजरात एल्कलीज, DCW, कैंपला सनमार्ग, DCM श्रीराम। ओके, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं और इनमें से कुछ स्टॉक्स तो आपको होल्ड आउट भी कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आ रही है इनफैक्ट आज के बाजार में। अरे निशान में सारे बढ़िया, मतलब तेजी हो ही रही है। एक तरह से कैंपलास को छोड़ दो तो बाकी तीनों। DCW तो 5% ऊपर है। DCW तो हमारे सब एक्सपर्ट्स का बड़ा चहेता है। हिमांशु जी को पसंद आया है कई बार, सुमित जी ने भी कई बार रिकमेंडेशन दिए और भी बाकी लोगों की तरफ से भी रिकमेंडेशन में आता हुआ दिखा है। तो एक बार जरा हिमांशु जी से राय ली जाए चार्ट पर। DCW अनिल जी, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अच्छा है। बड़े चार्ट्स पर अभी भी फिलहाल एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है। लोअर लेवल्स पर बिल्कुल काफी बार चैनल पर रिकमेंड हुआ है। बट अनिल जी, इसमें बड़ा मूव तब आएगा जब ये स्टॉक 62 रुपए के ऊपर निकलेगा। 62 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है अनिल जी, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे मल्टीपल ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और तब मेरा मानना है कि ये स्टॉक विद इन नो टाइम 25, 30, 40% तक का भी अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो डेफिनेटली अभी इसको होल्ड करें अगर एग्जिस्टिंग तेजी की पोजीशंस है। 50 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है क्योंकि थोड़ा सा स्विंग्स थोड़े से वाइड देखने को मिलते हैं। लेकिन 62 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो इसमें फ्रेश खरीदारी करें और उस कंडीशन में स्टॉक में एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। और भी मजबूत, लेकिन बाजार मजबूत होने को तैयार नहीं है, उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले बिगुल वागले साहब के लिए है वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, कल मैंने ICICI पे कहा था कि ये नीचे जाना चाहिए, आज भी ये नीचे ही ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी में इतना वीकनेस नहीं है जितना ICICI और HDFC में है। अभी अभी HDFC बैंक ने मार्च 23 का स्विंग लो जो कि 1540 के आसपास है उसको ब्रेक किया है और ये आज का वीकली क्लोज होगा। तो मेरा मानना है आपको 1500 के लेवल मंडे को मिलने चाहिए। तो आपको यहाँ पर बेचना होगा 10 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए। 31 रुपए ऑन द डाउन साइड मेरा टारगेट होगा। 1:3 का ट्रेड सेटअप है। इनफैक्ट अभी बेचेंगे तो 8 रुपए का 1540 के ऊपर जाता है, काट लीजिए। ऑन द डाउन साइड 1500 1495 का टारगेट मंडे के लिए। HDFC बैंक, इस पर भी आपके लिए सेल कॉल आ रहा है। तो वीकनेस के साथ ही HDFC बैंक आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। नजर रखिए इस पर।
कमजोरी बन रही है। इनफैक्ट फ्रेश वीकनेस आई है अनिल जी थोड़ी देर में बाजार में। निफ्टी फ्रेश डेज लो पर आया है, बैंक निफ्टी भी अपनी गेंस गिव अप करके 44,600 पर आ गया। सेंसेक्स पर आपको 225 पॉइंट का कट दिख रहा है और ये बैंक लेड सेलिंग आई है। HDFC बैंक इसलिए अभी बागी साहब की तरफ से सेल को आ रहा है और थोड़ी देर पहले ICICI बैंक भी आया था, तो इन दोनों ने थोड़ा और आज दीप है ना, थोड़े मजबूत वाले शेयर भी अच्छे से घट रहे हैं। फार्मा जिसे आप अच्छा मजबूत, बेसिकली ये FIs की बिकवाली के संकेत है जो दिग्गज शेयरों में ज़्यादा आते दिख रहे हैं। डॉक्टर 2.5% नीचे है, सिप्ला 0.25% नीचे है, सन फार्मा 1.5% नीचे है, डिवीज 1.25% नीचे है। सो निफ्टी के सारे फार्मा स्टॉक्स कमज़ोर हैं, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा थोड़ी बहुत बिकवाली आपको ऑटो शेयरों में भी दिख रही है। बजाज ऑटो 1.5% नीचे है, 1% टाटा मोटर्स नीचे, तो वहाँ से भी दबाव बनता हुआ दिख रहा है। बैंक्स में HDFC बैंक फिर से कमज़ोर हो गया 1.5%, वहाँ पर कोई रिकवरी के संकेत है नहीं। तो आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर है आज। एक एक्सेप्शनल खाली मारुति है जहाँ अच्छी रिपोर्ट आई थी, एक्सेप्शनल इंडसइंड बैंक है जो 3% मजबूत है, लेकिन कुल मिलाकर दिग्गजों में कहीं कहीं प्रेशर जो बिकवाली का बन रहा है वो परेशान करने वाला ज़रूर है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, तो थोड़ा परेशानी का मूड माहौल बन रहा है इस समय। इस बीच लक्स इंडस्ट्रीज हमने आपको दोपहर में खबर भी बताई थी और अब कंपनी की तरफ से भी आ रहा है। IT डिपार्टमेंट के सर्च और सर्वेज चल रहे हैं इनके कई ठिकानों पर। कोलकाता में कंपनी के ठिकानों पर IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे जारी हैं। ये आपके लिए खबर निकल कर आ रही है। दोपहर में भी ये खबर आई थी, अब कंपनी की तरफ से डिस्क्लोजर आ रहा है जहाँ वो मान रहे हैं कि यहाँ पर सर्वे का कामकाज चल रहा है। तो लक्स इंडस्ट्रीज पर रखिए नज़र। आज इस समय डेज लो पर भी आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। कंपनी सर्वे में सहयोग कर रही है, उनकी तरफ से अपडेट। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक ले लिया जाए। कुणाल जी, लक्स इंडस्ट्रीज जरा एक बार देख लें सर। IT डिपार्टमेंट का सर्वे चल रहा है, कंपनी ने माना है, कोलकाता में ये चल रहा है इस समय। 3.5% का कट डेज लो पर। देखिए काफ़ी अरसे से स्टॉक में कोई खास परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिली। दीपांशु स्टॉक एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। 1650 से 1450, 200 रुपए का दायरा है जिसमें काफ़ी अरसे से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इस गिरावट के बाद एक मेजर सपोर्ट के करीब स्टॉक आ चुका है, तो फिलहाल कोई आनन फानन में खबर सुन करके बिकवाली ना करें। एक स्टॉप लॉस रखें 1445 का, 1445 का। ये स्तर टूटा तो जरूर निकल जाना चाहिए, अन्यथा मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए लक्स इंडस्ट्रीज, रखें इस पर नजर। बैन से बेनिफिट अपडेट देने के लिए तैयार हैं आशीष। सीरीज में पूरे तरह से एक्टिव रहते हुए आशीष हर रोज कोई न कोई बदलाव लिस्ट में कर ही देते हैं, और आज भी जिस कॉन्फिडेंस से आशीष आए हैं स्टूडियो के अंदर ऐसे चलते हुए, ऐसा लग रहा है बदलाव तो आज भी करेंगे। मतलब नहीं तो जिस दिन कुछ नहीं होता चुपचाप आके से भेज देते हैं हल्के से जी आशीष, आपके कॉन्फिडेंस की वजह है। सर बता दिया आपने, बदलाव तो होंगे और अच्छे खासे बदलाव हो रहे हैं। 2 का कंफर्मेशन आ गया है, PNB और BHEL, ये 2 स्टॉक ऐसे जो बैन से आज निकल ही जाएंगे। मतलब कल कोशिश की थी, नहीं हो पाया, आज हो जाएगा। आज हो जाएगा क्योंकि 79% हो गई है, दोनों की राउंड फिगर बता रहा हूँ, 80% से घट गई हैं। अब पोजीशंस बढ़ेंगी तो नहीं, यहाँ से बैन से बाहर आ जाएंगे। जी एंटरटेनमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, 81% है, यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं। हालांकि मैं जब रिफ्रेश कर रहा हूँ थोड़ी सी पोजीशंस घटती जा रही हैं। और मनोपुरम यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉर्डर लाइन के थोड़ा सा ऊपर 81.3% है। जब तक 80% के नीचे नहीं आएगा स्टॉक बैन से बाहर नहीं आ सकते। तो 2 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर कंफर्मेशन है कि बैन से बाहर आ जाएंगे, PNB और BHEL। जी एंटरटेनमेंट और मनोपुरम, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो रडार पर रख सकते हैं। उम्मीद है स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि बदलाव तो ढेर सारे होते हैं, एंट्री के लिए भी तैयारी कर रहे हैं कुछ स्टॉक, इनमें से एक है कैनरा बैंक। वैसे क्योंकि अब आखिरी हफ्ता चल रहा है तो यहाँ पर रोल ओवर की भी पोजीशंस बनेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखिए कल 94% पर मार्केट वाइड पोजीशन में स्टॉक बंद हुआ कैनरा बैंक, आज बढ़कर हो गई है 112% के आसपास। तो लगभग निश्चित है कि स्टॉक बैन में आ जाए। ग्रैनुअल्स, इसमें भी एक बड़ा मूव देखने को मिला है, 98%। हालांकि कल पोजीशंस इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, 83% थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इंडस स्टार यहाँ पर आप देखिए 91% थी कल, अब हो गई है 98%। और RBL बैंक जहाँ पर 94% कल थी, नहीं आ पाया था, 94.14% थी, अब भी 96.16% है। तो ये बॉर्डर पे इंडस टावर, RBL बॉर्डर पे शायद ना भी आए। कैनरा बैंक के चांस पूरे लग रहे हैं, कैनरा बैंक पक्का है, पूरा लग रहा है। तो कैनरा बैंक की नई एंट्री होगी और 2 बार हो रहे हैं PNB और BHEL, ये ध्यान में रखें आप आशीष की तरफ से पूरा का पूरा अपडेट। तो चलिए नजर रखेंगे इन काउंटर्स पर। फाइनली BHEL PNB बाहर होने की तैयारी में है इस समय। इनफैक्ट एक BHEL पर राय भी ले ली जाए, वैसे तो काफ़ी एक्टिव स्टॉक रहा है बट रिसेंट करेक्शन काफ़ी हैवी रहा है। बंसल जी जरा देखें BHEL चार्ट्स पर, बड़ा करेक्शन है बट लग रहा है इस बार अब वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ जाएगा।
जी दिवांशु, टेक्निकली ये देखें तो ऊपर से करेक्शन देखने को मिली है, बट कोई भी इसके नियर टर्म सपोर्ट्स यहाँ वायलेट नहीं हुए हैं। 124 के अराउंड चल रहा है, नीचे में 120 121 से एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है तब तक ये दोबारा से रिबाउंड कर सकता है। तो जिनके पास है 120 121 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। पहला टारगेट 131 133 का जोन बैठता है। ओके, तो ये राय आपके लिए भेल पर आती हुई थोड़ी और तेजी बनने की संभावना। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, डेज लो पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा संकेत वीकनेस का ही है। ऐसा लग रहा है कि और गिरावट बनेगी नेक्स्ट वीक में, मंडे ट्यूसडे तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो सेल साइड का स्टॉक ही रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 444 रुपए 50 पैसे, 444 रुपए 80 पैसे, 444.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आईटीसी। आईटीसी के अंदर दबाव है। आईटीसी कल भी वीकनेस दिखा रहा था, आईटीसी आज भी सुबह से वीकनेस दिखा रहा है और पिछले 5-6 दिनों के लो आईटीसी ब्रेक कर रहा है। आईटीसी के अंदर यहां से गिरावट देखने को मिल सकता है। नीचे में इसका 438 का पहला लेवल है, 435 का दूसरा लेवल है। ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक में जो ऊपर में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 450 451 का निकल के आ रहा है, तो 450 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आईटीसी में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करे। नीचे के अंदर इसका पहला टारगेट 438 का, दूसरा टारगेट 435 का, 2 से 3 दिनों का व्यू लेके बिकवाली करे आईटीसी। आईटीसी पर सेल कॉल आ गया, ये इंटरेस्टिंग है। चलिए सुमित जी की तरफ से यहाँ पर भी अब आपको वीकनेस दिख रही है। तो एक और दिग्गज जो अंजी अभी कह रहे थे, आज दिग्गजों का सहारा कम होते हुए दिख रहा है, स्पेशली आखिरी 15 मिनट में। अब आईटीसी भी आपके लिए सेलिंग में हो रहा है शामिल। इस बीच एक छोटा स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज, इस पर रखिए नजर। अच्छी खबर आ रही है, 228 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है, 3% ऊपर भी जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक इस समय। ड्रोन बनाने वाली कंपनी से बिल्कुल रक्षा मंत्रालय से ही इन्हें ऑर्डर मिला है, तो आई थिंक ड्रोन संबंधित ही ऑर्डर हो सकता है जो इनके लिए आपको आते दिख रहा है। 228 करोड़ अच्छा ऑर्डर साइज है जेन टेक्नोलॉजीज के लिए, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर आ रहा है। ओके, आइए आखिरी 10 मिनट बाकी हैं। जी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले लें सर? तैयार है, आइए लेते हैं फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आज की। अपडेट यह है सर, अमेरिकी फ्यूचर्स डे हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 40 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 70 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय आपको दिखेंगे। तो वहां पर तो थोड़ा पॉजिटिव रुझान आपके लिए बन रहा है, बट उसके सामने हमारे बाजार इस समय ऑलमोस्ट डेज लो पर निफ्टी आ गया था, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी आपका एकदम फ्लैट है, मिड कैप 1/4% नीचे है, स्मॉल कैप 1/4% ऊपर है। क्या करना है सर? क्या करें? मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो ठीक ही है, डाउ फ्यूचर भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते कि मजबूती रहेगा कमजोर रहेगा। और वीकली क्लोजिंग आपकी 19,700 के नीचे खराब तो है ही है। सो लॉन्ग पोजीशन बनाने का तो मार्केट इंडिकेशन दे नहीं रहा कि एफआईएस की सेलिंग और ग्लोबल मार्केट्स शॉर्ट करने के लिए लेवल नीचे के, तो आई थिंक न्यूट्रल पोजीशन के साथ जाना चाहिए। फ्रेश तो कुछ भी नहीं बनाना, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। लॉन्ग हेयर हेज करना चाहते हैं 19,500 का पुट खरीद लें, शॉर्ट है हेज करना चाहते हैं 19,800 का कॉल खरीद लें, ये आपके लिए अगर करना चाहें तो। अदरवाइज आप अपनी पोजीशन के साथ जाएं। बैंक निफ्टी 44,600 पर बंद हो रहा है, अच्छी बात है दीप की 44,500 के नीचे हमें बंद नहीं चाहिए, कम से कम वहाँ तो नहीं बंद हो रहा है। सो अगर आप चाहें तो 44,500 44,400 का पुट खरीद कर अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट हैं तो आपको स्टॉप लॉस या तो 44,800 या आपको कॉल ऑप्शन 44,800 या 45,000 का खरीद कर अपने आप को हेज करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से मंडे को एक गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है, इसलिए आपको बेहतर ये कि आप हेजिंग के साथ जाएं। किसी भी एक तरफ अगर बड़ा मूव आए तो उसके लिए आपकी तैयारी हेजिंग के तौर पर रहनी चाहिए 100%। हेज करके जाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय बाजार किसी भी डायरेक्शन में आपको जाते हुए दिख सकता है। कैश का ऑप्शन, आइए जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून जय, बताएं सर कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार को? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल दीप, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो मॉर्निंग में हमने लॉन्ग ट्रायंगल मैंने सजेस्ट किया था आज ही की एक्सपायरी का सेंसेक्स का, जहां पे हमने 66,200 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दी, लगभग 80-81 के आसपास, और 66,400 का कॉल ऑप्शन खरीदा हमने लगभग 80 के आसपास। तो 160 की हमारी लागत थी आज ही की एक्सपायरी की। इनफैक्ट ये हमें 220, 25 तक, 30 तक भी जाते हुए देखने मिला टोटल। अभी भी ये टोटल लगभग 205-10 के आसपास है।
अच्छा प्रॉफिट वहां पे हुआ। एज एक्सपेक्टेड एक मूव हमें उस लेवल से देखने मिला 66,300 से। अगर आप देखें तो 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे सेंसेक्स आ गया, तो एक अच्छा मूव वहां पे आ गया। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी फिर से मैं इनिशिएट करना चाहूंगा लॉन्ग स्ट्रैंगल, जो अनिल जी ने भी अभी कहा। मेरा व्यू वही है कि आफ्टर दिस काइंड ऑफ अ मूव देयर कैन बी आइदर साइड गैप अप गैप डाउन और अ स्ट्रॉन्ग मूव। और ये स्ट्रॉन्ग मूव अगर आता है तो आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल के थ्रू आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो मैं करना चाहूँगा दैट वुड बी ऑन निफ्टी। सो निफ्टी का 19,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे यहाँ पे। इसका कॉस्ट आपको पड़ रहा है लगभग 50 रुपए के आसपास, 50 रुपीज़ के आसपास। 19,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन ये आपको 49.50 के रेंज में मिलेगा। और लाइकवाइज आप 19,800 का आप कॉल ऑप्शन भी खरीदे, ये 54 में मिलेगा, 53, 54। सो आपकी नेट जो लागत है वो 102-103 रुपए की है। 102-103 पर आप बनाया इसे, इसमें आप स्टॉप लॉस रखिए 50 रुपए का, 150, 200 ये तो टारगेट रखे, 150 से लेके 175 के टारगेट रखे। आई थिंक एट दिस जंक्चर जहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के आसपास भी है मार्केट, ओवरसोल्ड भी है थोड़ा शॉर्ट टर्म में, बट एट द सेम टाइम ग्लोबल वीकनेस है पोजिशनली। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल इनिशिएट करना बिफोर द वीकेंड आइडियली मैं नहीं करता ये वीकेंड के पहले, बट इस दौरान मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस तरह करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर शार्प कट आइदर साइड मूव कैन बी एक्सपेक्टेड। तो ये है आपके लिए जे की तरफ से स्ट्रैडल बनते हुए दिख रहा है। 19,600 की पुट खरीदनी है और उसके साथ ही 19,800 की कॉल भी आपको खरीदनी है। मैं भी सेम चीज़ अभी आप यही बात कर रहे थे कि कुछ बड़े गैप अप गैप डाउन के लिए खाली यही कि मैं 19,500 की पुट के लिए बोल रहा था और 19,800 की कॉल, तो लेकिन जय ने 19,600 की पुट पकड़ी है क्योंकि थोड़ा सा मंदी की तरफ ध्यान थोड़ा सा नेचुरली ज़्यादा है, इसलिए आप पुट 19,500 की खरीदने के बजाय 19,600 की खरीदेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट है। जय की तरफ से स्ट्रेटजी आपके लिए आती हुई जहाँ पुट और कॉल दोनों खरीद कर जाए, नो डाउट टाइम डीके तो होगा लेकिन फिर भी आपको फायदा मिलेगा। 19,800 का कॉल 102 में मिल रहा है या कम में मिल रहा होगा, मेरे ख्याल से 102 में नहीं होगा शायद। जय कितने में मिल रहा है? ये मिल रहा है 53 पर, तो टोटल लागत 102-103 की होगी। सो 19,800 का कॉल 52-53 पे मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, तो 50-50 रुपए दोनों तरफ प्रीमियम देनी है, मोटा मोटी ये समझ लिए। 103 रुपए में आपकी बन जाएगी ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी। व्हाट है स्ट्रेटजी? आइए स्ट्रेटजी देने को तैयार है हिमांशु जी भी। हिमांशु जी? हाँ देखो आजकल हिमांशु जी बहुत इंस्पायर हो रहे हैं मंसल जी से। अच्छा। हाँ देखो अभी इंस्पायर हुए थे थोड़े ग्रेजुअल्स में, अब पिक ऑफ द वीक में भी इंस्पायर हो रहे हैं, तो हिमांशु जी के लिए बिल्कुल है पिक ऑफ द वीक का। बताएं सर। अनिल जी, टेलीकॉम स्पेस में मुझे लगता है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आज आइडिया में एक अच्छी रिकवरी है, लेकिन मेरे रडार पर आया है MTNL, जो कि है अगले हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। अनिल जी, काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक वीकली बेसिस पर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस 28.5 रुपए के ऊपर आज बंद हो रहा है, और जिस तरह से हमने तेजी लगातार PSUs में आते हुए देखी है, मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अंडरडॉग है, अभी तक अंडर परफॉर्मर है ग्रॉसली, लेकिन अब इसमें कैचअप मूव आ सकता है। तो करंट लेवल्स 29 रुपए के आसपास खरीदारी करें, कोई अगर 1 आध रुपए का डिप मिल जाए पोजीशन को ऐड करें 26 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अनिल जी 38 और 42 रुपए के दो टारगेट्स के लिए MTNL रहेगा अगले हफ्ते के लिए मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक। पिक ऑफ द वीक MTNL और टेलीकॉम पर रखनी है आपको नजर, ये राय आ रही है। एक क्विक कॉल M&M पे मैं लेना चाहूंगा वागले साहब से। वागले साहब, आज 2 ऑटो स्टॉक्स ने होल्ड आउट करा है। मारुति सुबह इस पर बात भी हुई थी, बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं। M&M में भी थोड़ी देर पहले थोड़ा एक्शन बना था और डेज हाई के आसपास बंद हो रहा है, कल गिरा था, आज रिकवर M&M। दीपांशु, मेरा मानना है 1570 का 70-50 का एक सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होगा। 1550 के नीचे नहीं जाना चाहिए M&M। ऊपर में मुझे लगता है लगभग 1670-1680 ये भी क्रॉस करना मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, बट पोजिशनली अगर आप व्यू लेते हो तो बुलिश है। थोड़ा नीचे मिलता है तो लेके होल्ड करना चाहिए। जब ये 1670-75 ब्रेक करेगा, ये 1720-1730 तक जा सकता है। एक 10 दिन का ये व्यू है। ओके, ये है आपके लिए M&M, इस पर रखिएगा नजर। कल एक दिन की गिरावट आई थी बट आज रिकवर हो रहा है। हीरो मोटो और मारुति, ये भी 2 ऑटो स्टॉक्स है जिनके लिए आज अच्छा दिन रहा है।
बट अदरवाइज बाजार में कुछ खास नहीं है, एकदम फ्लैट बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी एक बार के लिए तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर भी हुआ था, निफ्टी आपके लिए 50 अंक नीचे बंद हो रहा है। मिली जुली क्लोजिंग है मिड और स्मॉल कैप की, मिड कैप हल्की गिरावट, स्मॉल कैप हल्की बढ़त के साथ आपको क्लोज होते दिखेंगे। हफ्ता खराब रहा, आज का सेशन काफी वॉलेटाइल रहा, एंड में आप ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं फ्रंटलाइन इंडिसेस पर। टॉप गेनर इंडसइंड बैंक 3% ऊपर आज के ट्रेड में रहा। मारुति यहां पर आपने 2.5% की तेजी देखी है। बैंक्स का अच्छा दिन था, स्पेशली पीएसयू बैंक्स, ऑफ कोर्स सेक्टर लीडर एसबीआई आगे था, 2.5% की मूव एसबीआई में आई है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, आईओबी, इन सारे बैंक्स में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी। तो पीएसयू बैंक्स के लिए आज बढ़िया दिन आपको बनते हुए दिखा और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी आज आपको पॉजिटिव क्लोज दे रहा है। इनफैक्ट इस हफ्ते के लिए भी पॉजिटिव क्लोजिंग आपको पीएसयू बैंक इंडेक्स से आ रही है। एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया, एलएनटी, यहां पर भी आपने पॉजिटिव रुझान देखा है। बट गिरावट आई है डॉक्टर रेड्डीज में 2.5% नीचे। विप्रो, जहां पर इनके सीएफओ ने इस्तीफा दिया है, नए सीएफओ ने पदभार संभाल भी लिया है, 2.5% नीचे। यूपीएल में आपको 2% की गिरावट दिखी है। एचडीएफसी बैंक, इस हफ्ते जो निफ्टी में प्रेशर रहा है उसका बड़ा योगदान एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी आते हुए दिखा है, और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों से प्रेशर बना है। प्रेशर आज दिग्गज आईटीसी की तरफ से भी आपको बनते हुए दिखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सुबह थोड़ा स्टेबल था, बट आज फिर से फिसला है ये काउंटर और बाजार पर दबाव इसने भी थोड़ा बनाया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, सिप्ला, अल्ट्राटेक, ये भी कुछ काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, एक्शन यहां पर आपको कैन बैंक में तो दिखाई था, बट आरईसी, पीएफसी ये काफी पॉजिटिव थे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, जिसकी अभी हिमांशु जी बात कर रहे थे, 4% की मूव इसमें आपने आती हुई देखी थी। ग्रैन्यूल्स में पॉजिटिव रुझान रहा, मनप्पुरम ये भी पॉजिटिव था, आरबीएल बैंक, इंडस टावर्स, इंडिया सीमेंट्स, एमसीएक्स, आईसीआईसीआई प्रू, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, बंधन बैंक और एमएनएम फाइनेंशियल, यहां पर भी बढ़िया एक्शन दिखा। दूसरी तरफ गिरावट थी आपके लिए जाइडस लाइफ साइंसेस पर, इन्फो एज आपके लिए कमजोर था, ग्लेनमार्क फार्मा में आपने कमजोरी देखी है, एस्ट्रल, दीपक नाइट्राइट, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, एसआरएफ, इंडिया बुल्स हाउसिंग, अंबुजा सीमेंट, ये सारे काउंटर्स भी आपको कमजोर होते हुए दिखे। कैश मार्केट में आइए, सुमित जी का हुडको जबरदस्त मोमेंटम, ऑलमोस्ट इस पर आपको सर्किट लगते हुए दिखा, बढ़िया तेजी इस पे थी। एसजेवीएन, जिसका ऑफर फॉर सेल आए, वहां पर भी आज आपने एक्शन बनते हुए देखा। आईटीआई 10% का सर्किट इसमें लगा है। सेंट्रल बैंक 9% ऊपर था, सेंचुरी टेक्सटाइल में तेजी में था, JZ% का उछाला है, इसको भी अपने रेडार पर आपको रखना है। समाचार समाप्त सर। ऐसे ट्रंकेटेड वीक था, बट लग रहा है बहुत काम मतलब 2 हफ्ते जितना काम हो गया। छुट्टी वैसे 4 दिन थकान ही नहीं, वेस्ट ही हो गई। हाँ, वेस्ट ही हो गई। चलो कोई बात नहीं। फिलहाल 19,700 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी पर, 66,000 के नजदीक सेंसेक्स बंद होता, बैंक निफ्टी मुश्किल से हरे निशान में बंद होने की कोशिश करता हुआ। आइए फाइनल क्लोजिंग का करें इंतजार। फाइनल क्लोजिंग 68 अंकों के नुकसान के साथ 19,674 निफ्टी पर, 221 अंक नीचे 66,009 पर सेंसेक्स बंद होता हुआ, और बैंक निफ्टी 11 अंक नीचे लिफाफा लेवल। निफ्टी आज परफेक्ट 44,612 पर। फिर से इस हफ्ते 4 के 4 ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव, सारे लाल निशान में। चलिए, भले ट्रेडिंग सेशन ढीला रहा हो, काम लोगों ने कम किया हो, मज़ा ज़्यादा ना आया हो, लेकिन फिर भी हम तो अपना काम करेंगे, धन्यवाद सबको देंगे। हाँ, और पूरा देंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा कम दें, किसी को ज़्यादा दें। सुमित जी, आप चाहें तो थोड़ा दूसरों से ज़्यादा रख लीजिएगा। धन्यवाद, क्लोजिंग शो में थोड़ा ठीक किया आपने काम। बाकी वागले साहब, बंसल जी और कुणाल जी का उतना ही धन्यवाद जितना हम हर रोज़ देते हैं, और विश्वेश जी का, जय ठक्कर साहब का और हिमांशु गुप्ता साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड। सोमवार को आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए।